ओके हम लोग कल डिस्कस किए हुए थे आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमेन तक। आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमेन सेक्शन 354 आईपीसी का जो है या 74 बीएनएस का हम लोगों ने वहां तक डिस्कस किया हुआ था। उसके आगे के सेक्शन बाकी है। 354 कैपिटल ए बी सी डी ऐड किया गया था और उन सभी को अब अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं। 75 76 77 वही सब हमें पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट किया ही जाए। चलिए बेरक निकाल लीजिए सेक्शन 75। सेक्शन 75 बेरक निकाल लिया प्रीति। ओके ओके चलिए सेक्शन 75 बीएनएस देखते हैं। आईपीसी में कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन 354 कैपिटल ए। 354 कैपिटल ए आईपीसी था जो अब 74 है, भारतीय न्याय संहिता का। Someone is waiting in the lobby। कौन है? वैद। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 74 हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था 74 तक। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का सेक्शन जो है पहले नहीं था, इसको अमेंडमेंट लाया गया था आईपीसी में, अब बीएनएस में भी है। तो ए मैन इज कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कल ही मैंने बताया हुआ था कई तरह से मोडेस्टी को आउटरेज की जा सकती है। फीमेल की मोडेस्टी को बहुत तरह से आउटरेज की जा सकती है, उस पर हम लोग ने डिटेल में कल डिस्कशन किया हुआ था। उसमें से रेप इज वन ऑफ द काइंड in which the modesty of the women is outraged। रेप जो है एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस है जिससे मोडेस्टी आउटरेज की जाती है। लेकिन बहुत सारे और भी तरीके होते हैं आउटरेज करने के जो सॉर्ट ऑफ रेप होते हैं, रेप से कम होते हैं। रेप तो बहुत हीनियस हो गया, उसके लिए अलग पनिशमेंट दी गई, अलग प्रोविजन बनाई गई, अलग से डिफाइन किया गया है। लेकिन जो कि और तरह के आउटरेज करना मोडेस्टी को विच आर सॉर्ट ऑफ रेप आर punished under section 74 of BNS, मतलब outraging the modesty of women। बट फिर भी इसका जो एरिया था वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं था, और वाइड करने के लिए और चीजें को इंक्लूड की गई ताकि और अलग अलग तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनको भी स्पेशली उनको एड्रेस किया जाए और उसको पनिशेबल बनाया जाए। इसी के लिए सारे सेक्शन लाए गए थे। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो पहला सेक्शन है वो बोलता है कि इन तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट की जाती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी एक एक्ट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है ना, जो कि किस केस पे बेस्ड है? सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में था कि एक एक्ट बनाना चाहिए पार्लियामेंट को? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बिल्कुल प्रीति, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट था जिसके गाइडलाइंस थे। उन्हीं गाइडलाइंस को थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़ी बहुत एडिशन करके एक्ट लाया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट लाया गया हुआ है। और जो गाइडलाइंस थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि जब तक पार्लियामेंट लॉज नहीं बना देती तब तक वो गाइडलाइंस जो है वो इफेक्ट में रहेंगे। तो उससे रिलेट कर रहा है ये सेक्शंस। उसमें जो वर्क प्लेस पे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट से, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो प्रोविजन है वो उसी से रिलेट कर रहा है। डेफिनेशन जब आप उसका भी पढ़ेंगे तो इसी तरह से। तो यहाँ पे बोल रहा है मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कोई पर्सन, देखिए ये मैन है वीमेन नहीं, यानी बस मेन कमिट कर सकता है ये ऑफेंस। ऑफेंस अंडर सेक्शन 75 of BNS can be committed only by men। वीमेन द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो पहला क्या है? फिजिकल कंटेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। देखिए फिजिकल कंटेक्ट करना किसी वीमेन से या एडवांस करना जो कि इन्वॉल्व करे अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट। अनवेलकम, वेलकम का मतलब होता है जो कि वेलकम मतलब स्वागत योग्य, जो कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अनवेलकम जो कि अनवांटेड हो, एक तरह से अनवांटेड चीजों को अनवेलकम कहा जाता है, जिसको कोई वेलकम नहीं करेगा, फीमेल वेलकम नहीं करेंगे, उस तरह की चीजों को सेक्सुअल हरासमेंट कह रहा है। कि फिजिकल कांटेक्ट करना या ओवरचर्स मतलब सेक्सुअल नेचर का, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल नेचर का वैसा कोई एक्टिविटी, मेल द्वारा कोई सेक्सुअल नेचर का एक्टिविटी, ये एक सेक्सुअल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये एक फीमेल स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक सेक्सुअल ऑफेंस है। किसी को जैसे कि इसके कोई भी एग्जांपल्स हो जाएंगे, किसी को विरुद्ध इच्छा के विरुद्ध टाइटली हग करना,
टच करना इनअप्रोप्रिएटली, जो मैंने कल भी बताया हुआ था, इस तरह के एक्टिविटी जो होते हैं ये हैरेसमेंट में होते हैं, फिजिकल कंटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअल नेचर के। वीमेंस के सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करना विदाउट कंसेंट, ये सब भी इसमें आ जाते हैं। फिर है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। कई सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की जाती है फॉर एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लाइक प्रमोशन इन जॉब। डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर फॉर प्रमोशन इन जॉब कंस्टिट्यूट्स ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो किसी भी तरह के फॉर एनी पर्पस ऐसी चीजों की डिमांड करना ये एक ऑफेंस कंस्टिट्यूट करती है। डिमांड या रिक्वेस्ट दोनों है, रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना किसी भी तरह का, वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगी। फिर है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वीमेन। बिल्कुल अगेंस्ट द विल ऑफ द वीमेन, शोइंग पोर्नोग्राफी, इवन सेंडिंग, शोइंग में सेंडिंग नहीं लिखा हुआ है तो सेंडिंग ऑन मोबाइल फोन कंस्टिट्यूट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, सोइंग का मतलब ये नहीं फिजिकली अगल बगल होकर सोई करना, आप सेंड कर रहे हैं फीमेल को पोर्नोग्राफी ऑन मोबाइल फोन, दैट एक्टिविटी आल्सो कंस्टिट्यूट्स ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। फिर है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स का मतलब किसी भी तरह का रिमार्क्स आप दे रहे हैं, कोई इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर रहे हैं, कोई सेक्सुअली रिमार्क जोक्स सुना रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं इसमें। मतलब किसी भी, इसको वाइड बना दिया गया है अलग अलग पॉइंट्स लिख करके, किसी भी तरीके से हरासमेंट नहीं कर सकते। ये सारे वेज होते हैं जिसमें हरास किए जा सकते हैं एक फीमेल को, तो इसीलिए इतना वाइड बनाया गया है कि इन एनी मीन्स जो फीमेल का सेक्सुअल हरासमेंट है उसको रोका जाए। दैट्स व्हाई ये 4 अलग अलग पॉइंट में इसको डिवाइड किया गया है। तो किसी भी तरह का सेक्सुअली करेक्ट जो रिमार्क होता है, किसी चीज पे कमेंट कोई कर दे इनअप्रोप्रिएट, कोई इशारा करे, कुछ भी कमेंट करे, वो सब इसमें आ जाते हैं। कोई भी जोक इवन सुनाना, वो सब आ जाता है। शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा। उसके बाद उसका फाइन दिए हुए हैं, एनी मैन हु कमिट्स द, पनिशमेंट दिए हुए हैं, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1। देखिए क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1, 2, 3 के लिए अलग ऑफेंस दिया, अलग पनिशमेंट दिया हुआ है। शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक की सजा दी गई है। सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 फिजिकल कांटेक्ट वाला, क्लॉज 2 डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर वाला, और क्लॉज 3 शोइंग पोर्नोग्राफी वाला, इन तीनों के लिए पनिशमेंट 3 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और फिर सबसेक्शन 3 दिया हुआ है, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4, क्लॉज 4 के लिए अलग है, ऑफ सबसेक्शन 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। वो कम हार्श नेचर का पनिशमेंट है इसके लिए, जो क्लॉज 4 है उसके लिए, इसमें 1 साल तक की सजा होगी। तो ये बात भी याद रखें क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के पूछे जा सकते हैं। सब सेक्शन 1 का क्लॉज 1, 2 और 3 के लिए जो पनिशमेंट है वो हार्शर नेचर का है, 3 साल तक का पनिशमेंट है, और क्लॉज 4 के लिए 1 ही साल तक का पनिशमेंट है, जो कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स है, ये इसको कम हीनियस ऑफेंस माना गया है देन ऊपर 3 क्लॉज से, तो इसके लिए कम की सजा दी गई है। ठीक है, तो ये क्लॉज 2 और क्लॉज 3 हो गया सेक्शन 75, इसमें बस सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई थी। अब सेक्शन 354 क्लॉज पी हम लोग देखते हैं। इसको हो गया सेक्शन 76, बीएनएस 76। इसमें डिसरोब करने वाला है। इन सब से क्वेश्चंस मोस्टली तो अभी तक ये पूछे जाते थे कि इंडेक्स बेस्ड ही, कि इसके सेक्शन में या इस सेक्शन में क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। सेक्शन बेस्ड पूछ ले जाते हैं कि डिसरोब करना वोयरिज्म किस सेक्शन में है, या इस सेक्शन में क्या है तो वोयरिज्म है, 354 कैपिटल सी में क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते वोयरिज्म है। तो असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वीमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। देखिए डिसरोब का मतलब होता है अनड्रेस करना, अनड्रेस करने को ही डिसरोब कहते हैं। तो असल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स यूज करना विमेन पे किस इंटेंशन के साथ? डिसरोब करने के साथ। whoever assault or use of criminal force to any women or abet such act, अबेटमेंट भी शामिल है, ठीक है, और abet such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment। कितना पनिशमेंट दिया हुआ है? shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years। 3 साल कम से कम, और which may extend to 7 years तक हो सकता है। कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है डिसरोब करने के लिए, अनड्रेस करने के लिए, कंपेल करना, नेकेड होने के लिए कंपेल करने के लिए। अब जो है, जो वोयरिज्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोयरिज्म सेक्शन 77 जो है, या 354 क्लॉज सी,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईपीसी में जो था ये बस मैन कमिट कर सकता था, मैन, एनी मैन। अब ये आईपीसी में, लेकिन बीएनएस में जो है इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, मैन या वुमेन दोनों कर सकती है, दोनों कर सकता है कमिट। बीएनएस में जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया किस प्रोविजन को, वोयडिज्म के प्रोविजन को। तो ये प्रीलिम्स के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आईपीसी में यहाँ लिखा हुआ था एनी मैन हु, स्टार्ट ही था सेक्शन एनी मैन हु करके, यानी कि कोई भी मैन कमिट करे वोयडिज्म, उसको डिफाइन किया हुआ था कोई भी मैन। लेकिन बीएनएस में मैन या वीमेन दोनों कोई भी पर्सन कर सकता है, जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है वोयडिज्म के प्रोविजन को, यानी फीमेल भी गिल्टी होगी वोयडिज्म कमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्डिज्म सेक्शन जो है बहुत बार पूछा हुआ है पहले कि 354 क्लास 354 कैपिटल सी में कौन सा ऑफेंस है, वर्डिज्म या वर्डिज्म किस में है, तो एबीसीडी सब दिया रहेगा, आपको सी चुनना है। तो ये चेंजेस आए हुए हैं, और फीमेल से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 354 कैपिटल सी या 77। वर्डिज्म तो आप समझते ही हैं कि किसी तरह का छुपा करके जो प्राइवेसी को ब्रीच करना होता है, एक तरह से ताक झाक करना होता है कि आप कहीं पे कोई पर्सन है जो प्राइवेसी एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइवेसी, लेकिन आप वायलेट कर रहे हैं उस प्राइवेसी को, आप जो है उसको उसमें इंक्रोच कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी में। तो डिफाइन क्या हुआ है, हूएवर वॉचेस कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वीमेन, देखना भी कैप्चर भी करना, वॉचेस कैप्चरिंग दोनों लिखा हुआ है, देखना कैप्चर भी करना, दोनों में से कोई भी करना। द इमेज ऑफ वीमेन इंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह के सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में वेयर वेयर ये एक्सपेक्टेशन हो कि आप ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे होंगे, एक रिजनेबल एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इस सिचुएशन में हमें ऑब्जर्व कोई नहीं कर रहा होगा, कोई हमें कैप्चर नहीं कर रहा होगा, हमारी फोटो नहीं ले रहा होगा, उस तरह की सिचुएशन। ठीक है, नॉट इन पब्लिक प्लेस। तो प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड आइदर बाय द परपिट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर, चाहे वो एक्यूज द्वारा खुद से परपिट्रेटर वॉच कर रहा हो या कैप्चर कर रहा हो, या परपिट्रेटर के बिहेस्ट पे, मतलब उसके एक तरह से आज्ञा से, उसके परमिशन से कोई और, या तो परपिट्रेटर खुद यानी एक्यूज खुद, या एक्यूज के आदेश से, एक्यूज की आज्ञा से कोई और भी उसको ना कैप्चर कर रहा हो ना वॉच कर रहा हो। और डिसेमिनेट सच इमेज, यानी फैलाना, उस इमेज को डिसेमिनेट भी करना, वो भी ऑफेंस है इसी सेक्शन के अंडर में, डिसेमिनेट करना भी ऑफेंस है इसी सेक्शन के अंडर में। ठीक है, सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक की सजा दी गई है, सजा की बात की गई है, कम से कम 1 साल, बट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक के एक्सटेंड हो सकता है पहली बार ऑफेंस कमिट करने के लिए। एंड शैल आल्सो लाइक ऑफ एंड बी पनिश्ड ऑन ए सेकंड और सब्सिक्वेंट, दूसरी या दूसरी बार से आगे आगे जब भी ऑफेंस होगी। ओके, रीचा क्या तुम इन आ गई? कोई नहीं, सब्सिक्वेंट सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन यानी दूसरा तीसरा चौथा हर बार, उसके बाद जब भी हो, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट लेस देन 3 इयर्स एंड व्हिच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, उसके बाद से जब भी होगा तो 3 साल कम से कम और 7 साल मैक्सिमम, 7 साल मैक्सिमम तक का पनिशमेंट हो सकता है। ओके, तो ये वर्डिज्म का सेक्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाए। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स, प्राइवेट एक्ट क्या कहता है, प्राइवेट एक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरियड आउट इन अ प्लेस व्हिच इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड वेयर द विक्टिम्स, देखिए फिर से वही हो गया, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी की बात की जा रही है वर्डिज्म में। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी।
रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है कि आप प्राइवेसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी रीजनेबली, मतलब ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पे हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए, मान लीजिए somebody is doing activity of kissing in some public place and other persons watching that, क्या ये वोयरिज्म का ऑफेंस कमिट हुआ? क्या वोयरिज्म का ऑफेंस कमिट हुआ? Why someone kissing in a public place? Yes or no? नो सर। नो, क्योंकि यहाँ पे रिजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी नहीं है। रिजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि आप रिजनेबल वर्ड जब भी लग जाता है तो उसको इस तरह से देखा जाता है, क्या अदर पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस और सेंस के लोग जो हैं, क्या यही एक्सपेक्टेशन करते? क्या तो नहीं करते। तो रिजनेबल लग जाने से हुआ कि अनरिजनेबली सोचा जाएगा कि क्या उस मोमेंट पे एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी थी, तो जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें नहीं। बट doing the activity of kissing in a private place and watching that or capturing that, ये वोयरिज्म का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगा, बिल्कुल भी करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी होगी। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी। इसी को एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ है कि प्राइवेट एक्ट क्या है। प्राइवेट एक्ट वही includes an act watching carried out in a place which in the circumstances, जो उस परिस्थिति में reasonably be expected to provide privacy, reasonably expect किया जाएगा कि privacy provide होगी हमें इस situation में, and where the victim's genitals, posterior or breast are exposed or covered only in underwear, जहाँ genital organs जो हैं वो expose हो रहे हो या undergarments से ही बस covered हो, उस तरह के situations की बात की जा रही है। और the victim is using a lavatory, शौचालय के यूज हो रहा हो, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public, जो कि पब्लिक में नहीं किया जाता है, उस तरह का एक्ट है। इन तरह के सिचुएशंस में, इन तरह के सर्कमस्टांसेस में अगर कोई ब्रीच करता है प्राइवेसी को, मतलब कैप्चर करता है या वॉच भी करता है, वॉचिंग, कैप्चरिंग, कैप्चर्ड इमेज को डिसेमिनेट करना, वो सभी जो होती है वो वायलेट करती है प्राइवेसी को इस सेक्शन के अंडर में, और वोयरिज्म का ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 और भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, where the victim consents to the capture of the image or any act but not to their dissemination to third persons, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered as an offense under this section। मान लीजिए विक्टिम कौन हो सकता है इस सेक्शन के अंडर में? ओनली फीमेल। विक्टिम मेल हो सकता है क्या इस सेक्शन के अंडर में? yes or no? Can a male be victim under this section? वोयरिज्म के सेक्शन में अभी मैंने एक्यूज की बात किया। एक्यूज कौन हो सकता है? अभी हो गया है डिस्कशन, एक्यूज हो सकता है और मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। पहले जो था आईपीसी में में बस मेल था, एक्यूज हो सकता था, बस मेल। बीएनएस के अंडर में इसको अमेंड कर दिया गया है, जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग एक्यूज्ड। तो एक्यूज जो है वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, और आईपीसी में बस मेल ही एक्यूज हो सकता था, परपिट्रेटर बस मेल हो सकता था, अब दोनों हो सकते हैं। लेकिन विक्टिम की अगर बात की जाए, विक्टिम क्या मेल हो सकता है वोयरिज्म के लिए? रीचा? सर हो सकता है सर। अच्छा, सारिका, प्रीति? सर हो सकता है। और बताइए कल्पना, प्रीति, क्या? देखिए सेक्शन का स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार सेक्शन का फर्स्ट लाइन, वोयरिज्म सेक्शन 77 का फर्स्ट लाइन पढ़िए। whoever watches or captures the image of a woman, ठीक है, of a woman engaging in, यानी कि लिख दिया हुआ है कि एक वुमेन का ही, ये नहीं लिखा हुआ है ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे विक्टिम स्पेशली बस फीमेल को ही बनाया गया हुआ है, मेल को विक्टिम नहीं बनाया गया है। लिखा हुआ है कैप्चर द इमेज ऑफ ए वुमेन एंगेजिंग इन व्हाटएवर उसके आगे की चीजें हैं, तो बस वीमेन की बात की गई है, ठीक है। क्या प्रीति, सारिका, कल्पना, उबैद? सर बट ये मेन भी तो मतलब हो सकता है ना इसमें विक्टिम। आपका कहने का मतलब ऐसा सोचा जाए तो हो सकता है, वो तो बहुत सारे क्राइम के लिए हो सकता है ना, रेप के लिए भी हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन क्या है उसकी बस बात किया जा रहा है कि अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखना है या क्या है। वो तो बहुत पहले से डिमांड चल रही है कि रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, मतलब अगर उस प्रोविजन को जेंडर न्यूट्रल ना बनाया जाए, अलग प्रोविजन लाई जाए जो मेल की रेप से रिगार्डिंग हो, मेल के सेक्सुअल हरासमेंट से रिगार्डिंग हो, which can be committed by male also Sir. and female also. Okay. हाँ सर मतलब ऐसा है कि अगर कोई मेल पर्सन किसी प्राइवेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और उसकी वीडियोस या इमेजेस कैप्चर किए जा रहे हैं और फिर अगर वो वायरल कर दिया जाता है किसी के द्वारा तो वो ऑफेंस नहीं होगा। मेल मेल विक्टिम नहीं होगा। मेल प्राइवेट एक्टिविटी में इंडल्ज हो विद अ फीमेल तो फीमेल तो विक्टिम हो ही गई। अगर वो डिसेमिनेट हुआ है, डिसेमिनेट मतलब आपने जहाँ जो कहा वायरल, उसी को डिसेमिनेट कहते हैं। तो जो वायरल किया गया है, तो अगर उस कंटेंट में फीमेल भी है, मतलब फीमेल को भी वायरल किया गया है, तो वो फीमेल तो विक्टिम हो ही गई। लेकिन अकेला मेल वायरल हुआ है, वो कोई विक्टिम मेल विक्टिमाइज नहीं हुआ फॉर द पर्पज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम कमिट नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर फीमेल भी है तो वो क्राइम हो जाएगी, क्योंकि और वो फीमेल विक्टिम होगी। ठीक है। तो बस मेल विक्टिम नहीं हो सकता, इवन विथ फीमेल भी नहीं होगा, लेकिन फीमेल विक्टिम हो जाएगी। जनरली जो इस तरह के एक्टिविटी होते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल ही होते हैं, तो फीमेल जो होती है वो विक्टिम बनेगी, मेल नहीं बनेगा। ठीक है। तो डिसेमिनेट कर दिया जाए तो इस हाँ वर्डिज्म के लिए नहीं है, वर्डिज्म के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऑफेंस नहीं होगा। आपका आपका जो है साइबर क्राइम कमिट हो जाएगा, इस तरह की चीजों को ये करना, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन ये वर्डिज्म के लिए। हाँ सारिका क्या सर बोल बट रही हो? ऐसे स्टार्टिंग में आपने कहा कि मतलब बीएनएस में मेन एंड वुमेन, इसमें दोनों मतलब ये जेंडर इसको इक्वल बनाया गया है, म्यूचुअल। हाँ तो बिल्कुल सारिका, लेकिन एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड मेल फीमेल दोनों, एक्यूज्ड और विक्टिम। ठीक है। ये क्या हो गया कि एक मेल, अगर मी बीइंग ए मेल, मैं मेल हूं, मैं वर्डिज्म कमिट कर रहा हूं, तो मैं तो पनिशेबल हूं ही, जो आईपीसी में भी था। लेकिन तुम सारिका, तुम फीमेल हो, अगर तुम वर्डिज्म कमिट कर रही हो, तुम किसी फीमेल का इमेज कैप्चर कर रही हो, वॉच कर रही हो, हु इज इंगेजिंग इन प्राइवेट एक्टिविटी, तो तुम भी एक्यूज हो गई, तुम भी पनिशेबल होगी, तुमको भी पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन के अंदर। पहले आईपीसी में तुमको पनिशमेंट नहीं मिलता। तो एक्यूज की बात की जाए, कौन दोषी हो सकता है, तो दोषी मेल फीमेल दोनों हो सकता है। मतलब मैं भी कर सकता हूँ वर्डिज्म कमिट, तुम भी कर सकती हो। लेकिन विक्टिम की बात की जाए कि मेरे साथ नहीं हो सकता है, तुम्हारे साथ हो सकता है बीइंग अ फीमेल, बट मेरे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि मैं मेल हूँ। ठीक है। तो विक्टिम बस मेल फीमेल होगी, और एक्यूज मेल फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है सारिका। यस सर, समझ गए। हाँ, तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है एक्यूज के लिए। एक्यूज मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, मतलब जो क्राइम कर रहे हैं वो मेल भी कर सकता है क्राइम, फीमेल भी कर सकता है। फीमेल भी कैप्चर करे और डिसेमिनेट करे तो भी वो ऑफेंडर है, फीमेल भी बन गई। पहले नहीं था, पहले बस मेल था। लेकिन विक्टिम तो बस फीमेल ही होगी, क्योंकि लिख दिया हुआ है क्लियरली कि whoever watches or captures the image of a woman, not a person। लेकिन whoever, जो पहला वर्ड है whoever, वो देखो whoever में कोई भी आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था? एनी मैन हूँ। आईपीसी का अगर किसी के पास हो अभी, आईपीसी में आप देखिएगा लिखा हुआ था एनी मैन हु, एनी मैन हु, अब उसको क्या बना दिया गया है? हूएवर बना दिया गया है। एनी मैन हु का मतलब बस मैन कर सकता था, ये एक्यूज बस मैन था। और हूएवर में दोनों आ गया, मैन वीमेन दोनों ही एक्यूज हो सकते हैं। लेकिन विक्टिम की अगर बात की जाए किसके साथ होगा, तो बस वीमेन लिखा हुआ है, यानी वीमेन के साथ ही होगा। ठीक है, समझ में आया सारिका? यस सर। प्रीति पांडे, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना कि विक्टिम एक्यूज में कौन कौन हो सकता है, किसमें मेल फीमेल होगा? ऋचा, उबैद? नो सर। ओके ओके, ठीक है। वीडियो अगर रुक जाएगी तो आप लोग बताइएगा, अगर वीडियो आनी बंद हो जाए तो आप लोग बताइएगा। चलिए, यहां तक एक्सप्रेशन 2 भी हो गया। एक्सप्रेशन टू ये कह रहा है, अभी इसको शायद मैंने नहीं बताया हुआ था, अभी बस रीड किया हुआ था। ये कह रहा है कि अगर फीमेल ने कंसेंट दिया हुआ है, विक्टिम ने कंसेंट दिया हुआ है
किस चीज के लिए? कैप्चरिंग के लिए। मान लीजिए इमेज कैप्चर करने के लिए कंसेंट दे दिया हुआ है मुझे, ठीक है, मुझे कंसेंट दे दिया हुआ था कि ठीक है फोटो रख लो, फोटो है मेरे पास, लेकिन उसको डिसेमिनेट करने का, उसको किसी और को दिखाने का, किसी और को भेजने का कंसेंट उसने नहीं दिया हुआ था। और मैं अगर उसको डिसेमिनेट कर रहा हूँ, उसको किसी को सेंड कर रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन को दिखा रहा हूँ, उसको वायरल कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट करूंगा वर्डिज्म का ऑफेंस, क्योंकि जो कंसेंट था वो मिला हुआ था बस कैप्चर करके मुझे रखने के लिए, मुझे बस मिला हुआ था, उसको डिसेमिनेट करने का, फैलाने का कंसेंट नहीं मिला हुआ था। तो फैलाना जो होगा वो क्या होगा? ऑफेंस कंस्टिट्यूट करेगा वर्डिज्म को। ये एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है कि कंसेंट जहां तक है वहीं तक रहनी चाहिए, उसके आगे का किया हुआ एक्टिविटी आपको क्या करेगा? एग्जाम्पशन नहीं देगा, आप जो होंगे लायबल हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 समझ में आया रिचा? ओके, तो वर्डिज्म का प्रोविजन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? वर्डिज्म का प्रोविजन में वर्डिज्म ओवर हो गया, क्योंकि इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा, पहले एक्यूज का देखा, एक्यूज मेल फीमेल दोनों हो सकती है क्योंकि जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, परपिट्रेटर दोनों हो सकता है। विक्टिम का देखा है तो बस फीमेल ही है। होता क्या है आप समझ गए? ऐसे सिचुएशन जहां रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी हो, उस सिचुएशन में किसी का इमेज कैप्चर करना, देखना भी, या कैप्चर्ड इमेज का डिसेमिनेट करना, ये सब चीजें वर्डिज्म का ऑफेंस कंस्टिट्यूट करती है। एक्सप्लेनेशन 2 था, दोनों आप समझ गए। चलिए अगला प्रोविजंस पे आते हैं। स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जो है, साइबर स्टॉकिंग जो होता है बहुत पॉपुलर है आजकल। साइबर स्टॉकिंग जो होता है बहुत होती है आजकल, नॉर्मल स्टॉकिंग से ज्यादा ही साइबर स्टॉकिंग ही होती है। चलिए देखते हैं स्टॉकिंग। एनी मैन हु, कौन एक्यूज हो सकता है? बस मैन, ठीक है, यहाँ इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया गया है, एनी मैन, ठीक है। सेक्शन 75 जब हम देखे थे सेक्सुअल हरासमेंट, वहां भी लिखा हुआ था ए मैन। सेक्सुअल हरासमेंट कौन कर सकता है? बस मैन कर सकता है। बताया था मैंने कि बस परपिट्रेटर मैन हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती है। चलिए स्टॉकिंग में एनी मैन, बस एक्यूज कौन हो सकता है? मैन हो सकता है। हु, क्या 1 2 में 2 लिखा हुआ है, फॉलोज द वीमेन एंड कंटेक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कंटेक्ट। फॉलो मतलब पीछा करना, किसी वीमेन का पीछा कर रहा है, एंड कंटेक्ट या कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अटेम्प्ट टू कंटेक्ट मतलब कंटेक्ट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। सच वीमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब वो एक तरह से इंसिस्ट करना ना किसी को, स्टार्ट, तुम पर्सनल इंटरेक्शन स्टार्ट करो, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, वो एक तरह से प्रेशर बनाना कि हम हमसे बातचीत करो, या क्यों क्यों मुझे अवॉइड कर रही हो, इस तरह की एक्टिविटी करना जो होता है ये स्टॉकिंग कहलाता है। स्टॉकिंग उबैद नहीं करते हो ना ऐसा? यस सर, नहीं करते। हाँ बिल्कुल, करना भी मत। फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन मतलब इंसिस्ट करना, स्टार्ट करना जबरदस्ती, अगेंस्ट द कंसेंट की बात हो रही है। स्टार्ट करना, इंसिस्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किसी भी चीज करने के लिए, तो ये जो होगा स्टॉकिंग कहलाता है। इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, बार बार ऐसा करना, और किसके बावजूद? वीमेन की तरफ से, फीमेल की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो इस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और बार बार प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि बात करो बात करो, पीछा नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए, बात करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर बार बार किया जा रहा है, डिस्पाइट वीमेन जो है अपना क्लियर इंडिकेशन दिखा दिए, उसने क्लियरली अपने तरफ से ये बता दिया हुआ है कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, शी इज अवॉइडिंग यू इवन इफ यू आर फॉलोइंग हर, ठीक है, तो ये स्टॉकिंग कंस्टिट्यूट करेगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मॉनिटर्स द यूज ऑफ बाय वुमेन, मॉनिटर्स द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आप वीमेन द्वारा इंटरनेट के यूज को, ईमेल के यूज के, या अदर फॉर्म ऑफ, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अदर फॉर्म्स हैं, नए नए आते भी रहेंगे, कई सारे हैं और नए नए आते भी रहेंगे, उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, उस पे आप अपनी, उस पे मतलब एक तरह से उधर स्टॉक कर रहे हैं। फिजिकल स्टॉकिंग हो गया, पीछा करना किसी को कि कहाँ गए, जॉब पे गया वहां गए, स्टेशन पे गए वहां गए, बस स्टैंड गया वहां जा रहे हैं, आप जहां जहां पीछा कर रहे हैं। और डिजिटली पीछा करना भी होता है ना, आप मॉनिटर कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये कर रहा है, वहां पे ये कर रही है, मतलब हर जगह आप पीछा कर रहे हैं, डिजिटली पीछा कर रहे हैं। तो मॉनिटर करना कि विमेन द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी है, साइबर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, चाहे कोई भी मीन्स हो, उसका यूज को आप पीछा कर रहे हैं, उस पे आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप स्टॉकिंग का ऑफेंस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लॉज 1 है, सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 जो है वो एक तरह से फिजिकल स्टॉकिंग की बात कर रहा है, क्लॉज 2 जो है साइबर स्टॉकिंग की बात कर रहा है।
provided that the such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that. अभी एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कब स्टॉकिंग नहीं होगी, प्रोवाइजो में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कब स्टॉकिंग नहीं बनेगी, ये करके भी स्टॉकिंग कब नहीं बनेगा। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो दिया हुआ है सबसेक्शन 1 का, वो होते हुए भी स्टॉकिंग कब नहीं कंस्टिट्यूट होगा वो बता रहा है प्रोवाइजो। तो पहला लिखा हुआ इट वाज परसूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। ये पीछा क्यों किया जा रहा था, ये पीछा किया जा रहा था किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए या रोकने के लिए, वो भी किसके द्वारा। And the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। और वो किया जा रहा था उस पर्सन द्वारा जो स्टेट के द्वारा इंट्रस्ट किया गया है, स्टेट के द्वारा उसको काम दिया गया है कि तुमको ये रोकना है क्राइम। जैसे कोई पुलिस ऑफिशियल हो गया, कोई स्पेशल ऑफिसर हो गया जिसको दिया गया है कि आपको, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस चीज की रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना है या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से रिलेटेड आपको काम करना है, वो ये कर रहा है। कोई पर्सन, कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो है, स्टेट द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन जो है, किसी का पीछा कर रहा है, किसी को परसू कर रहा था, किसी को मतलब किसी फीमेल को परसू कर रहा था, और ये जो होगा स्टॉकिंग नहीं कंस्टिट्यूट करेगा इवन दाउ कि वो पीछा कर रहा था, क्योंकि वो स्टेट के द्वारा इंटरेस्टेड था। और वो किस चीज के लिए इंटरेस्ट था कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए वो ये काम कर रहा था, दैट्स वाई वो लायबल नहीं होगा। फिर दिया हुआ है दूसरा, इट वाज परसूड अंडर एनी लॉ और टू comply with any condition or requirement imposed by any person under the law। ये परसू किया गया था किसी लॉ के अंडर, it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement, कोई भी ऐसी कंडीशन या रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए पीछा किया जा रहा था जो कि किसी पर्सन द्वारा इम्पोज किया गया था अंडर एनी लॉ। मान लीजिए कोई पर्सन जो है, कोई अथॉरिटी में आपको बोला हुआ है कि आपको ये पीछा करना है, सीनियर ऑफिसर है, अपने जूनियर को बोला हुआ है कि आपको ये करना है, जूनियर अब उसको कंप्लाई करना है अपने सीनियर के डायरेक्शन से, दैट्स वाई वो पीछा कर रहा था। तो अंडर लॉफुल अथॉरिटी के ऑब्लिगेशन में कोई कर रहा था पीछा, तो भी वो भी लायबल नहीं होगा। In the particular circumstances, such conduct was reasonable and justified। एक तीसरा बहुत वाइड दे दिया हुआ है, बहुत वाइड दिया हुआ है कि उस सर्कमस्टांसेस में उसका जो कंडक्ट था वो रिजनेबल और जस्टिफाइड था। चलिए, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या वो सिचुएशन रिजनेबल जस्टिफाइड था कि नहीं, टोटली कोर्ट पे डिपेंडेंट है और फैक्ट्स के देखते हुए कि कोर्ट क्या डिसाइड कर रही है। जो प्रोवाइजो जो है उसका तीसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि वो रिजनेबल और जस्टिफाइड है, वो कंडक्ट रिजनेबल और जस्टिफाइड है। तो ये बहुत, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता है कौन सा कंडक्ट रिजनेबल और जस्टिफाइड हो, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे कि वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में जो दिख रहा है वो कंडक्ट, उसको कोर्ट जस्टिफाइड या रिजनेबल मान रही है कि नहीं मान रही है। तो अगर जस्टिफाई कर दे रहा है या रिजनेबल साबित हो जा रहा है कि नहीं, उसका जो कंडक्ट था पीछा करना वो जस्टिफाइड है इस सर्कमस्टांस में, इसलिए पीछा कर रहा था, किसी का जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कि उसको लग रहा था ये मारने वाला है, इस तरह का सिचुएशन है, वो जस्टिफाई हो जाए कि नहीं मेरा कोई अदरवाइज पर्पज नहीं था, वीमेन को हैरेस करना, तंग करना मेरा पर्पज ही नहीं था, इस अदरवाइज इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए मैं ये कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था। ओके, तो ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जिसको जस्टिफाई कर दिया जाए रीजनेबली कोर्ट में, उसके लिए दे दिया हुआ है तीसरा पॉइंट। ओके, इसमें सबसेक्शन 2 जो है वो बता रहा है कि स्टॉकिंग कोई अगर करे तो उसको पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे कितना होगा, फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 साल तक की, एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन, और सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स, 5 साल तक, ये 3 या 5 साल, फर्स्ट पे 3 और सेकंड या सब्सिक्वेंट दूसरा तीसरा चौथा इस सब पे 5 साल। चलिए, इसके बाद 79 है, सेक्शन नंबर 79 में हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 509 आईपीसी, 509 आईपीसी भी पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में साल पूछा गया था, मतलब 2023 में 509 8 9 8 9 10 में से कोई ना कोई तो पूछा गया था, मोस्ट प्रोबेबली 9 ही पूछा गया था। देखिए लिखा हुआ है, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। ठीक है, वो वर्ड्स, जेस्चर या एक्ट जिसको, जो किस चीज के लिए इंटेंडेड हो कि मोडेस्टी ऑफ वुमेन को इंसल्ट करे। ठीक है, ये उतना हीनियस नहीं है जो हमने अभी पढ़ा, क्या कौन सा सेक्शन, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, लिखा हुआ है whoever intending to insult
द मॉडेस्टी ऑफ एनी वीमेन अटर्स एनी वर्ड। यहाँ पे असल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे क्या था, असल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन। पढ़ा था हमने कल कि असल्ट का करना या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, तो वो था 354 आईपीसी था जो हमने कल पढ़ा था, 74 बीएनएस में था, बीएनएस 74 था। यहाँ पे है किस चीज का यूज करना, अटर एनी वर्ड, कोई शब्द बोलना, मेक एनी साउंड, साउंड बोलना या जेस्चर करना, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म। एग्जिबिट का मतलब दिखाना, एक तरह से एग्जिबिट कर रहे हैं, कुछ चीज एक्सपोज कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। तो मुंह से कुछ बोलना, कोई साउंड करना मतलब कोई आवाज निकालना, या कोई जेस्चर बनाना, हाँ जेस्चर हाव भाव बनाना, एग्जिबिट करना कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी फॉर्म में, किस इंटेंशन के साथ, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और दैट सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वीमेन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वीमेन। आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि आप इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि वीमेन इसको देखेगी, वीमेन इस चीज को देखेगी, और जाहिर सी बात है ये सब चीज देखना एक तरह से आप उसको परेशान कर रहे हैं, और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वीमेन, आप वीमेन की प्राइवेसी में इंट्रूड्स कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, मतलब आप प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। Such shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months and shall also liable to fine। 3 years 3 साल तक की सजा की बात की गई है इसमें, 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने पढ़ा था मोडेस्टी आउटरेज करने के लिए असल्ट का यूज होती है, क्रिमिनल फोर्स का यूज होती है। यहाँ पे मोडेस्टी को इंसल्ट तो की जा रही है लेकिन वर्ड से, जेस्चर से, कुछ वर्ड्स का यूज करके, कोई हाव भाव बना करके, इस तरह का चीज करके आप ये कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को क्या करके, एग्जिबिट करके, मतलब दिखा करके किसी के मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, इसमें पनिशेबल है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये सब छोटे छोटे प्रोविजंस थे जो हम लोग डिस्कस कर लिए। आइए सेक्शन 111 खोलिए, सेक्शन 111, 79 हो गया, 111 सेक्शन, बिजनेस में सेक्शन 111, ये नई सेक्शन आई हुई है। था क्या, ऑर्गेनाइज क्राइम करके कोई क्राइम था आईपीसी में, बताओ प्रीति, सारिका, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके कोई ऑफेंस था आईपीसी में? नहीं सर। रिचा, नहीं था, या किसी को याद हो अगर था तो बताओ, हो सकता है हम लोग को नाम मिला हो। नहीं था कहीं भी आईपीसी में, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म का ये जो प्रोविजंस है ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, किसमें, बीएनएस में, ठीक है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, लिख देता हूं। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्राइम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 111 बीएनएस का, देखिए 111 बीएनएस का। निकाल लिया आप लोगों ने? यस सर। सारिका निकाल लिया बाबू? यस सर। ओके ओके, चलिए ये देखते हैं इसका एसेंशियल्स मैं लिखता चला जाऊंगा। चलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है लिखा हुआ है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, तो पहला ही हो गया इसमें, एनी कंटिन्यूइंग पहला ही हो गया, लिखा हुआ है एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। अभी इस सब का डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, सारे का डिफिनीशन मिलेगा इन सारे शब्दों का, इंक्लूडिंग व्हाटएवर, बहुत सारे ऑफेंस का नाम लिखा है, किडनैपिंग, ये कंट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, वेपन्स, इलिसिट
goods or service even trafficking for prostitution or ransom by any person or group of person, उसी को मैंने लिखा है by a person or group of person, कोई एक पर्सन द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा जो कि एक्टिंग इन कंसर्ट लिखा हुआ है, एक्टिंग इन कंसर्ट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, either as a ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंगल और जॉइंटली आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाय यूज ऑफ, किस चीज का यूज करके, तो लिखा हुआ है बाय एनी अनलॉफुल मीन्स, कोई भी अनलॉफुल मीन्स करके, और क्या करने के लिए, तो लिखा हुआ है टू ऑब्टेन इसको लिख लीजिए, मैं बताता हूँ अब। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड सारी का? दिख रहा है सर। सर थोड़ा सेकंड नंबर वाला बोल दीजिए, वो क्लियर नहीं बता रहा है। सेकेंड वाला मैंने लिखा हुआ एक्टिंग इन कंसर्ट, एक्टिंग इन कंसर्ट, कंसर्ट में काम कर रहा हो, जो हम लोग पहले भी इस तरह की चीजें बहुत पढ़ चुके हैं, कंसर्ट में काम करना है। एक्टिंग इन कंसर्ट आइदर डैश देके लिखा हूं, आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। आप बस एक्टिंग इन कंसर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख दिया हूं ताकि फिर इतना पढ़ लेने के बाद फिर आपको सेक्शन भी नहीं देखना होगा। अगर इतना आप याद कर ले चारों पॉइंट तो पूरा का पूरा सेक्शन हो जा रहा है कि एक्टिंग इन कंसर्ट कैसे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, या तो वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है उसका मेंबर के रूप में या उसके बिहाफ में, और ऑन बिहाफ, आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है नया क्राइम है, जैसा कि मैंने बता दिया कि नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम होना, ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, किसके द्वारा कमिट हो रहा है, एक एक पॉइंट को समझते चाहिए, ठीक है। या तो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किया जा रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटी कंटिन्यूइंग नेचर का। अब अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, तो आप उसका डेफिनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन 2 में डिफाइन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मींस एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी एक्टिविटी जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो, मतलब कोई ऑफेंस है, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को ही तो ऑफेंस कहते हैं। तो कोई ऑफेंस which is a cognizable offense, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी अब हम कह सकते हैं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, जिसका सजा 3 साल से ज्यादा हो, 3 साल या उससे ज्यादा हो, अंडरटेकन बाय एनी पर्सन आइदर सिंगल और जॉइंटली एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच मोर देन वन चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 years एंड द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। देखिए कई सारे बातें लिख दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होता है। अनलॉफुल एक्टिविटी तो सभी जानते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी किसी क्राइम को ही कहेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी, वो भी यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। ऐसी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके लिए सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, और दिया हुआ है कि जिसके रिस्पेक्ट में चार्जशीट फाइल किया गया हो कि पिछले 10 साल में एक से ज्यादा, जिसके रिस्पेक्ट में पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल किया गया हो कोर्ट में,
चार्जशीट पता है आप सबको? अभी सीआरपीसी में मैंने चार्जशीट को डिफाइन भी किया हुआ था जब भी लास्ट क्लास हुई थी। जब भी पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस जो है चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट कहें या चलान कहें, पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ताकि आगे का जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद। तो चार्जशीट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिट करके आप सबको पता है। तो लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा चार्जशीट सबमिट हुआ हो पिछले 10 साल में। 10 इयर्स को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में मैं दिखा रहा हूं आपको, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखा हुआ है 10 इयर्स, 10 को आप अंडरलाइन कर ले, ऊपर 3 को अंडरलाइन कर लीजिएगा। 3 साल, जिसका सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, ऐसी कॉग्निटेबल ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, और जिसके रिस्पेक्ट में पिछले 10 साल में क्या फाइल हुआ हो, एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुआ हो। और इतना ही नहीं, एंड दैट कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया हो, एंड इंक्लूड्स इकोनॉमिक ऑफेंस, वो हटा दीजिए। तो जिसपे कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया हो, ऐसे ही ऑफेंस को हम कहते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, या एक्टिविटी को आप ऑफेंस भी कर सकते हैं। एक्टिविटी इज ऑफेंस। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी या कंटिन्यूइंग अनलॉफुल ऑफेंस क्या है? ऐसा ऑफेंस, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, और जिसके रेस्पेक्ट में पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल किया हो पुलिस ने, और उसके बाद कोर्ट ने उसके आगे उस पर कॉग्निजेंस भी लिया हो, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी शामिल है, और इकोनॉमिक ऑफेंस को भी डिफाइन किया हुआ है उसके आगे, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये समझ में आया ना कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या हुआ। तब यही कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा करने की बात की जा रही है। ऐसी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किसी एक पर्सन द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा करने की बात की जा रही है। यह पहला एसेंशियल हो गया कि कोई पर्सन हो, अकेले या ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो कर रहा है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या हो गया आप जान गए, एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, जिसके रिस्पेक्ट में पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुआ हो, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया हो। समझ में आई आपको इतनी बात अभी तक? किसको किसको समझ में आई हम सब कीजिए, क्योंकि एक पॉइंट हो तो हम लोग दूसरे पे बढ़े। उबैद, यस ओके सर। ओके, ठीक है, आपका थम्स अप नहीं आया था इसलिए मैं पूछ रहा था। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, इसमें और कुछ समझने वाला नहीं था, एक ये पॉइंट बस समझने वाला था। और कमिट किसके द्वारा हो रहा है आप जान गए, किसी एक पर्सन द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा। और क्या कमिट हो रहा है, ये कमिट हो रहा है, और ये क्या है इसका डिफिनीशन आप समझ गए, एक्सप्रेशन 2 में बताया गया क्या है। चलिए दूसरा पॉइंट, अब ये जो पर्सन्स हैं, ये जो पर्सन की बात की जा रहा है जो कमिट कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग है दूसरा पॉइंट। जो परपिट्रेटर्स है यानी जो एक्यूज है, उसी के रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट है। लिखा हुआ है कि वो कंसर्ट में काम कर रहे हैं। कंसर्ट मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ, ठीक है। एक्टिंग इन कंसर्ट, ये जो परपिट्रेटर्स है वो कंसर्ट में काम कर रहे हैं, आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चल रहा है, कोई मतलब होता है ना, माफिया सब चलाता है सिंडिकेट वगैरह, तो उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कोई सिंडिकेट चल रहा है जिसमें लोग ज्वाइन होते हैं क्राइम करने के लिए, और जो जिसका काम ही है बहुत सारा क्राइम कमिट करवाना, उसके आप मेंबर हैं, चाहे उसके मेंबर द्वारा हो रहा है, और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, उस सिंडिकेट के बिहाफ पे कोई कर रहा है, आप उस सिंडिकेट का मेंबर होने के नाते कर रहे हैं या उसके बिहाफ पे यानी उसके बदले में कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, दोनों ही तरीके से, लेकिन कंसर्ट के साथ यानी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, देन ये ऑफेंस कंस्टिट्यूट होगा। तो दूसरा पॉइंट बताता है कि परपिट्रेटर्स के बारे में कि वो कैसे करेंगे, तो वो प्लानिंग के साथ कर रहे होने चाहिए, और वो परपिट्रेटर मेंबर होने चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ में। सच का मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है सच, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। तो वो सिंडिकेट के बिहाफ पे कोई कर रहा हो, या उस सिंडिकेट का कोई मेंबर है वो कर रहा हो, तो और मिलजुल कर उन लोगों ने प्लानिंग के साथ किया हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया बाय एनी अनलॉफुल मींस। देखिए इसमें कई सारे मींस का नाम लिखा हुआ है, बाय एनी अनलॉफुल मींस मैंने लिख दिया कि किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एक दो तरीका नहीं लिखा हुआ है कि इसी तरीके से हो सकता है। आप सेक्शन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि बाय यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस का एग्जांपल हो जाएगा इसका, वायलेंस का यूज कीजिए, थ्रेट का यूज कीजिए, इंटिमिडेशन, ईटीसी कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप वायलेंस का यूज करके कर रहे हैं, थ्रेट का यूज करके,
इंटिमिडेट करके, कोर्स करके, और बाय एनी अदर अनलॉफुल मींस, एनी अदर भी लिख दिया हुआ है, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं बाय एनी अनलॉफुल मींस, किसी भी अनलॉफुल मींस के थ्रू कर रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप डरा के कर रहे हैं, धमका के कर रहे हैं, कि दबाव बना के कर रहे हैं, कि वायलेंस करके कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ये जो क्राइम है आप कैसे भी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं। टू बताता है, बाई हो गया कि कैसे कर रहे हैं, और टू बताता है कि क्या के लिए कर रहे हैं। टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट्स, किसी तरह का बेनिफिट, किसी सामान का, कोई हो सकता है प्रॉपर्टी का बेनिफिट के लिए, किसी तरह का मटेरियल थिंग्स होते हैं ना, मटेरियल थिंग्स, तो कोई भी चीज का मटेरियल बेनिफिट के लिए, किसी वस्तु के लाभ के लिए आप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट। इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी इंक्लूडेड हो सकता है आप पैसों के लाभ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी ने पैसे दिए हैं आपसे करवा रहे हैं, तो ये, या पैसे आपको बहुत चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट बताता है कि आप मॉनेटरी गेन्स के लिए भी ये क्राइम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए भी हो सकती है। अब चारों को हम साथ में देखते हैं, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन कोई कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, और वो एक्ट कर रहा है कंसर्ट में, मतलब प्लानिंग के थ्रू काम कर रहा है, भले ही किया एक पर्सन ने, कई लोगों ने प्लान किया, उसमें से एक कर रहा है, या सभी लोग एज ए ग्रुप ही कर रहे हैं। एक्टिंग इन कंसर्ट यानी एक तरह से प्री प्लान्ड तरीके से कर रहे हैं, मिलजुल कर कर रहे हैं प्लानिंग के साथ, आइदर एज ए मेंबर, या तो आप सिंडिकेट के मेंबर के रूप में कर रहे हैं, या सिंडिकेट के बिहाफ में कर रहे हैं, ठीक है, सिंडिकेट का मेंबर के रूप में या सिंडिकेट के बिहाफ में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, एनी अनलॉफुल मींस, किसी भी अनलॉफुल मींस से कर रहे हैं, वायलेंस का यूज करके, थ्रेट का यूज करके, इंटिमिडेशन, कोर्सन, कुछ भी, टू ऑब्टेन मटेरियल बेनिफिट, किस फायदे के लिए कर रहे हैं, किस फायदे के लिए, तो कोई भी मटेरियल बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ही क्यों ना हो, वो मटेरियल बेनिफिट फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, पैसों के लाभ के लिए भी हो सकता है, या पैसों के अलावा किसी और लाभ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो लाभ भी कुछ भी हो सकता है, और मीन्स भी कुछ भी हो सकता है, पर्सन एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जो आप समझ गए, क्या समझे, कि ऐसी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो, और जिसके रिगार्डिंग पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुआ हो, और उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया हो, ठीक है, ऐसे एक्टिविटी को ही कहते हैं क्या, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी या ऑफेंस, एक्टिविटी ऑफेंस। इतनी बातें समझ में आई, या मैं रिपीट करूं, कोई बताए, सारिका, प्रीति, रीचा और उबैद। रीचा, रोए, समझ में आई? सर मुझे एक सवाल पूछना है सर, एक बार फिर से बता दीजिए कि मटेरियल बेनिफिट क्या होता है। हाँ, मटेरियल बेनिफिट ना किसी चीज की बेनिफिट हो गई, जैसे कि आप लोग सुने होगा ना कि मटेरियल वर्ल्ड में कोई पर्सन होता है जो मटेरियल वर्ल्ड में जीता है, मतलब जिसको सामान वामान से बहुत प्यार होता है, लाभ होता है, मतलब आम जीवन में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं कि कोई कहता है मुझे मटेरियल चीजों से प्यार नहीं है, मुझे इमोशनल चीजों से प्यार है, मुझे मैं भावनाओं को ज्यादा कदर करता हूँ देन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स कोई भी फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि अगर शादी में सामान दहेज ऐसा लिया जा रहा है, दहेज सामान लिया जा रहा है, तो मटेरियल थिंग्स लिया जा रहा है कि उसको लालच है कि ये सामान मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा अगर देखा जाए तो नहीं, अगर कोई सोच रहा है कि नो, यहाँ पे मैरिज हो रही है, एक बहुत ही अनोवेल वर्क हो रहा है, इसमें 2 लोग मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, इसमें सामान से क्या वैल्यू है, मटेरियल थिंग्स के क्या वैल्यू है, यहाँ पे बहुत बड़ा दूसरा कॉज हो रहा है, इसमें मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स मीन्स कोई भी वस्तु जो वैल्यूएबल हो, जिसकी कुछ वैल्यू हो। चलिए, इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, और भी सबसेक्शन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सबसेक्शन 1 हुआ, अभी सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया हुआ था एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मतलब पहले दिया हुआ है, मींस अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एक्टिंग आइदर जॉइंटली और जो सिंगली और जॉइंटली, अकेले काम कर रहे हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं, आइदर सिंडिकेट और गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पर्संस
दो या दो से ज्यादा पर्सन जो कि साथ में एज ए सिंडिकेट या गैंग काम कर रहे हैं, एज ए गैंग या सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि किस चीज में इंडल्ज है, किसी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज है। और ये एक्टिविटी क्या होता है वो तो हम लोग अभी डिस्कस किए, वही कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को बता रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या है, जो कि मिल रहा था यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो कि मेंबर हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, जिसको आप शॉर्ट में बस सिंडिकेट कह सकते हैं, मतलब सिंडिकेट का मेंबर हो। तो ये सिंडिकेट है ही क्या, तो सिंडिकेट बोल रहा है दो या दो से ज्यादा पर्सन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन जो कि किसी सिंडिकेट या गैंग में है, काम करते हैं आइदर सिंगली और जॉइंटली, इंडल्ज हो किसी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में। और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज क्लॉज एक्सप्लेनेशन 2 में डिफाइंड है, जो कि क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन 3 में इकोनॉमिक ऑफेंस डिफाइंड है, इकोनॉमिक ऑफेंस जो होता है वो भी आ जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी में, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में। ऑफेंस आप समझ सकते हैं, सब सही क्लियर हो रहा है कि ऐसी ऑफेंस जो मॉनेटरी गेन्स के लिए की जाती है वही इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। मॉनेटरी गेन मतलब पैसों के लाभ के लिए, पैसों के लाभ के लिए कोई ऑफेंस जो होती है वो इकोनॉमिक ऑफेंस होती है। फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स इन एनी फॉर्म, लास्ट में अंडरलाइन भी आप लोग कर सकते हैं, लास्ट वर्ड ये इस इकोनॉमिक डेफिनेशन का, फॉर ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स इन एनी फॉर्म, इतना ही से आप लोग याद रखिए। कोई भी इस तरह का ऑफेंस जिसे मॉनेटरी गेन्स के लिए किया जाता है उसी को इकोनॉमिक ऑफेंस कहते हैं, पैसों के लाभ के लिए। सबसेक्शन 2 जो है वो पनिशमेंट की बात करता है, वो देखिए whoever commits organized crime साइलेंट, क्या पनिशमेंट होगी। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते समय किसी का डेथ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो पनिशमेंट डेथ भी है, वन ऑफ द पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख, कम से कम फाइन है, या तो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी और फाइन कम से कम 10 लाख, 10 लाख कम से कम फाइन है। दूसरे केस में मतलब डेथ ना हो, तो ये डेथ रिजल्ट हो गया तो है, अगर डेथ रिजल्ट ना हो तब क्या सजा होगी, which imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, कम से कम 5 साल तक की सजा, एंड इसमें extend to imprisonment for life, लाइफ imprisonment तक के लिए एक्सटेंड कर सकता है, और कम से कम 5 लाख रुपए तक का फाइन, कम से कम 5 लाख रुपए तक का फाइन। अब देखिए तीसरा, whoever abets attempt conspire, चाहे वो कोई इस तरह के क्राइम को अबेट करता है, अबेट करता है हम लोग पढ़ लिया, अबेटमेंट, अटेम्प्ट करता है मतलब प्रयास करता है, कंस्पिरेसी करता है इस क्राइम को करने के लिए, और नोइंगली फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करना भी एक तरह का अबेटमेंट ही हुआ, फैसिलिटेशन भी एक तरह का अबेटमेंट ही होती है। फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अदरवाइज एंगेज इन एनी प्रिपरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये देखिए और इंपॉर्टेंट हो क्या, प्रिपरेशन टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज आल्सो पनिशेबल, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिपरेटरी एक्ट टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो प्रिपरेटरी नेचर का हो, मतलब तैयारी करने वाला नेचर का हो, टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो हमने प्रिपरेशन ये सब पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में ही, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, कमीशन, ये सब इंटेंशन, तो उसमें ये भी डिस्कस हुई थी कि कुछ ऑफेंस के प्रिपरेशन भी पनिशेबल होते हैं, कुछ ऑफेंस के प्रिपरेशन भी पनिशेबल होते हैं, नहीं तो जनरली प्रिपरेशन वाले स्टेज तक पनिशेबल नहीं होते हैं, अटेम्प्ट वाले स्टेज से पनिशमेंट शुरू होती है। और उस कुछ ऑफेंस की लिस्ट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी जुड़ गया हुआ है, प्रिपरेशन टू कमिट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज पनिशेबल, ओके, सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। तो आप प्रिपरेटरी को एक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, जो लिखा हुआ एक्ट प्रिपरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्योंकि प्रिपरेशन भी पनिशेबल बना दिया गया है। साल में पनिशमेंट फॉर टर्म 5 साल कम से कम लिखा हुआ है, एक्सटेंड कर सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, कम से कम फाइन 5 लाख लिखा हुआ है। Any person, section 4 लिखा हुआ है, any person who is a member of organized crime syndicate shall be punished। देखिए who is a member of organized crime syndicate, syndicate का मेंबर होना भी पनिशेबल है, इस तरह के सिंडिकेट का मेंबर होना भी पनिशेबल है, कोई क्राइम किए चाहे नहीं किए, सिंडिकेट का मेंबर मैं बन गया, मैं ऑफेंस कर दिया। सबसेक्शन 4 भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब प्रीलिम्स में पूछने वाले क्वेश्चन है कि क्या सिंडिकेट का मेंबर बनना पनिशेबल है, बिल्कुल है, और सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सिंडिकेट का मेंबर बनना भी पनिशेबल है, और कम से कम 5 साल लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा होगी, कम से कम 5 लाख फाइन इसमें भी है, ठीक है। सबसेक्शन 5 लिखा हुआ है, आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें मेंबर, सबसेक्शन 4 में मेंबर आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, तो मेंबर ऑफ सिंडिकेट का मेंबर भी रहना पनिशेबल बना दिया गया। whoever intentionally harbor counsels, जानबूझकर कोई किसी का मदद कर रहा है या कंसील मतलब छुपा रहा है, एनी पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया हुआ है उसको मैं मदद कर रहा हूँ, कैसे मदद कर रहा हूँ, उसको छुपा रहा हूँ, उसको मदद कर रहा हूँ किसी भी रूप में, या उसको मैं छुपा रहा हूँ ताकि पकड़ा ना जाए, ये भी ऑफेंस हो गया। पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल, एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, फाइन कम से कम 5 साल, मिनिमम 3, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन 5 साल 5 लाख कम से कम है।
किस चीज के लिए? अगर मदद, कोई क्राइम किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ है लेकिन किसी ने किया हुआ है और पता होते हुए भी मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग सब सेक्शन जो है, सब सेक्शन 3 से जो है, ये सब सेक्शन 2 से ही अलग अलग पनिशमेंट दिए गए हैं, अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम में अपना रोल निभाने के लिए, अपना अपना रोल जैसे भी निभाए ऑर्गेनाइज क्राइम में, उसके लिए दिया हुआ है। प्रोवाइडो दिया हुआ है इसमें, प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। ये सब आपको पता है, पहले भी कई सारे ऑफेंसेस में लिखा रहता था, ये जो कंसीलमेंट होती है, हार्बरिंग होता है, अगर बाई स्पाउस हो रही है, मतलब किसी की वाइफ कर रहा है, किसी का हस्बैंड कर रहा है, तो पनिशेबल नहीं होती है, क्योंकि इसको बस एग्जेम्पशन में रख दिया जाता है कि कोई इसमें ये रिलेशन ही ऐसा है कि कोई मदद करेगा ही या करता है, इसमें इसको पनिशेबल नहीं बताया गया, बनाया जाता है। तो ये जो प्रोविजन लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि नहीं अप्लाई होगा कि अगर हार्बर या कंसीलमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर के स्पाउस द्वारा, बेटर हाफ द्वारा। ठीक है रीचा? जी सर। ओके। सबसेक्शन 6 लिखा हुआ है whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime or which has been acquired through the organized crime। अब कोई ऑर्गेनाइज क्राइम से ऑब्टेन प्रॉपर्टी है, उसको कोई पोजेस कर रहा है, पोजेस कर रहा है, उसके लिए भी पनिशमेंट किया है, अलग अलग सिचुएशन को पनिशमेबल बना दिया गया इस सब में। पोजेस करना प्रॉपर्टी को जो कि ऑब्टेन किया गया है ऑर्गेनाइज क्राइम से, ऑर्गेनाइज क्राइम से मान लीजिए कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑब्टेन किया गया है, उसको कोई रखे हुए है, जरूरी नहीं है जो क्राइम किया हुआ ही रखे हुए है, अगर मैंने नहीं किया हुआ है लेकिन मैंने ही लेकर रखा हुआ है, मैं भी पनिशेबल हूँ। तो whoever possesses any property जो कि ड्राइव किया गया है ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या उसका प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब हो सकता है उसको ना रखा गया है, उसके प्रोसीड्स को, किसी चीज को बेचने के बाद जो मिलता है उसका प्रोसीड्स कहा जाता है, किसी चीज को किसी तरह से आप डिस्पोज करें, उससे जो आप गेन करेंगे, उसका जो अदर वे में ट्रांसफर, अदर वैल्यूएबल मींस में आप ट्रांसफर करते हैं, उसको प्रोसीड्स कहते हैं। साल में पनिशेबल कम से कम 3 साल, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देख रहे हैं आप सब में मैक्सिमम तक लाइफ तक कम से कम है ही, स्टार्टिंग में डेथ तक भी था, जिसमें अगर रिजल्ट डेथ हो जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रिजल्ट अगर किसी का डेथ हो जा रहा है, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट, डेथ वाली पनिशमेंट भी थी, उसके बाद कम से कम लाइफ, उसके बाद मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक तो है ही सब में, इसलिए बहुत ही हीनियस माना गया है इस ऑफेंस को और बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया हुआ है, 2 लाख कम से कम फाइन दिया हुआ है। अब देखिए सब सेक्शन 7 लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन on behalf of a member of an organized crime is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily accounted for, उसके पनिशमेंट की बात की गई है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके पास जिसके पोजीशन में है कोई प्रॉपर्टी, जिसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है और वो कन्विंसिंग तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि कैसे उसको उसका पोजीशन आया, मतलब ये मान लीजिए एविडेंस भी नहीं है कि मैं इंडल्ज था किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, मैं इंडल्ज था किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, इसके पास इसका कोई खास एविडेंस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि कहां से आई थी, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आई थी, मेरे पास एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, एक सोना का ब्रिक है, ईटा है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आई थी एक, और मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है प्रॉपर कि मेरे पास ये कहां से आया, मैं रिजनेबली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ ऑथोरिटीज को, स्टेट के ऑथोरिटीज को, कि मेरे पास ये ब्रिक कहां से आया, तो मेरे को सजा होगी, यानी अगर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मानी जाएगी कि मैं इंडल्ज था, इस प्रिजम्पशन में मुझे सजा होगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि which he cannot satisfactorily accounted for, मतलब जो पर्सन है, जो एक्यूज है, वो अनेबल है एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि इस पोजीशन का आधार क्या है, उसके पास क्यों है वो प्रॉपर्टी, अगर ये ना कर पा रहा है तो भी उसको सजा होगी, कितना होगी, कम से कम 3 साल, और which may extend to imprisonment for 10 years। देखिए इसमें लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है, क्योंकि इसकी गलती ये है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को, इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको उसके रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये नहीं है कि हाँ यही किया हुआ था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, या उस समय यही ले लिया हुआ था, बस इसके पास है लेकिन ये एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फैक्टरली नहीं कर पा रहा है, लिखा हुआ है सेटिस्फैक्टरली, मतलब एक तरह से कन्विंसिंग तरीके से नहीं समझा पा रहा है, तो ये कमिट होगी। नॉट टू बी लेस देन 3 इयर्स हो गया, ये भी हो गया। अब सेक्शन 112 है,
समझ में आया इसके सारे सब सेक्शंस? आसानी है, आगे के सब सेक्शंस तो अलग अलग सिचुएशंस है कि ये हो जाएगा तो इतना पनिशमेंट, ये है तो उसका उसका मेंबर है तो आप इतना पनिशमेंट मिलेगा, आपने हार्डवर्क किया हुआ है तो इतना, एबेट किया हुआ है, एड किया हुआ है तो इतना मिलेगा, अटेम्प्ट किया हुआ है तो, आप प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं तो इतना मिलेगा उसको सजा। ये सब तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभी ऑर्गेनाइज क्राइम था, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी लाया गया है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी नहीं है था आईपीसी में, या था? वन 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 हो गया, 112 पेटी, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। ये इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही छोटा सेक्शन है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन 112, सेक्शन 112 बीएनएस, whoever being a member of a ग्रुप और गैंग, किसी ग्रुप या गैंग का मेंबर है, whoever being a member of a group और गैंग, कोई ग्रुप है या गैंग है उसका कोई मेंबर है, उस नाते वो क्या करेगा, ग्रुप या गैंग का मेंबर है, either singly or jointly commits any act of theft, चोरी की बात कर रहा है, स्नैचिंग की बात कर रहा है, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट, टिकट का जो बेचना चाहता है अनऑथराइज्ड सेल, बेटिंग और गैम्बलिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग जो होती है सट्टेबाजी, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बेचना, और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, इसी नेचर के अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, इसी नेचर के अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेड टू कमिट पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या कहा जाएगा? पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको कमिट किया जाएगा, मतलब छोटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यहाँ पे भी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ऐसे गैंग का कोई मेंबर है वो काम कर रहा है, मतलब गैंग काम कर रहा है या कोई ग्रुप काम कर रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं कर रहा है जितना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम था। ऑर्गेनाइज क्राइम का ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम छोटा सा बच्चा हो गया ऑर्गेनाइज क्राइम का, इसमें ये लोग छोटे छोटे थोड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी ग्रुप है या गैंग है, ग्रुप है या गैंग है जो क्या कर रहा है, छोटे छोटे ऑफेंसेस कर रहे हैं या मीडियम लेवल ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट, ये सब ऑफेंस एक्ट कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन में जो है थेफ्ट को डिफाइन भी किया गया है एक तरह से, इसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहेंगे। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी का मतलब ही होता है थोड़ा छोटा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स, इस सबसेक्शन के लिए मतलब सबसेक्शन 1 के लिए थेफ्ट में क्या आएगा? थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, ट्रिक करके किसी को थेफ्ट किया जाता है, मतलब चालाकी से किसी को बेवकूफ बना दिया जाता है, उसकी बात कर रहा है। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, सामान की चोरी, ड्वेलिंग हाउस, रहने वाली घर से चोरी, बिजनेस प्रेमाइसेस से चोरी, कार्गो थेफ्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उस दौरान चोरी, एक जगह से दूसरे जगह लोकेशन पे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाता है जिसको कार्गो थेफ्ट कहते हैं। पिक पॉकेटिंग, पॉकेट से पिक कर लेना थेफ्ट, कार्ड स्किपिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग और थेफ्ट ऑफ एटीएम, इस सब तरह का जो चोरी है, चोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, सब चोरी आ जाएगा। चोरी का मतलब ट्रेडिशनल चोरी नहीं, ये जो अलग अलग तरीके से चोरी की जाती है ना, सब चोरी आ जाएगा चोरी में। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दिया हुआ है कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल, और फाइन भी 1 साल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 साल मतलब 7 साल। चलिए 113 भी नया आया हुआ है, 113 भी हम देखते हैं। 113 टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट था क्या आईपीसी में? रिचा, टेररिस्ट एक्ट जो है वो आईपीसी में था क्या? अच्छा, तो कहाँ था टेररिस्ट एक्ट? सर वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कोई एक्ट है सर, यूएपीए में था। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल यूएपीए टेररिस्ट एक्ट को डील करता है। यूएपीए के अंडर टेररिस्ट एक्ट अभी भी है, ऐसा नहीं कि यूएपीए हट गया, ये आया तो ऐसा नहीं कि यूएपीए हट गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज जो प्रिवेंशन एक्ट है, कब का है एक्ट वो? 1967 का है, 1967, तो अभी भी है वो। कई बार ऑफेंसेज होते हैं ना, वो एक से ज्यादा लॉज के अंदर गवर्न होते हैं, जैसे साइबर क्राइम में हो गया, साइबर क्राइम भी कई सारे प्रोविजंस बीएनएस में भी है, और साइबर क्राइम, साइबर लॉ भी अलग से, आईटी एक्ट भी है अलग से।
चलिए देखते हैं अब टेररिस्ट एक्ट को। ये बहुत आसान है टेररिस्ट एक्ट, आप पर देखते रहिए इसका प्रोविजन। सबसेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है? whoever does any act with intent to, इंटेंट भी लिखा हुआ है, लाइकली भी लिखा हुआ है, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए आप। इंटेंट लाइकली अंडरलाइन बस करते चलिए। whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten, मतलब आप किए ही थे इस इंटेंशन के साथ कि आप थ्रेटन करना चाहते हैं, आप किए ही थे वो एक्ट कि आप थ्रेटन करने के लिए मतलब आप क्या क्या थ्रेटन करना है वो अभी मिलेगा। आप डराने के मकसद से ही किए थे, या आप किए थे लेकिन वो उस तरह का एक्ट है जिससे क्या रिजल्ट आने वाला है कि थ्रेटन ही होने वाला है, इसलिए लाइकली भी लिखा हुआ है। लाइकली मतलब जिससे संभावित है कि थ्रेटन ही हो। और इंटेंट, थ्रेटन करने के इंटेंट से ही किया गया है या लाइकली है कि उसे थ्रेटन नहीं होगा, तो दोनों ही बातें लिखी हुई है। whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten, क्या क्या कुछ भी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का चाहे इनमें से कोई भी चीज आप थ्रेटन कर रहे हैं। ऐसे भी टेररिस्ट का डेफिनेशन में भी यही सब पढ़ा जाता है, टेररिज्म का डेफिनेशन में, ठीक है। और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक, फिर इंटेंट और लाइकली दोनों है, यानी कि टेरर आप स्ट्राइक करना चाहते हैं लोगों के माइंड में, या उसी इंटेंशन के साथ आप कर रहे थे कि टेरर स्ट्राइक करना चाहते हैं, या आपका एक्ट इस तरह का है कि टेरर स्ट्राइक होना ही है। तो इंटेंट और लाइकली का मतलब मैं बता रहा हूं दोनों। इंटेंट का मतलब आप वही करना ही चाहते थे, लाइकली का मतलब आपका एक्ट वैसा ही है, इस नेचर का आपका एक्ट है कि यही होने वाला है, यही संभावित है। तो with intent to strike terror or likely to strike terror in the of the people, लोगों में इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, चाहे वो इंडिया में हो चाहे फॉरेन कंट्री। तो ये सब पहले मुझसे पूछ सकता है कि बस इंडिया में क्या या फॉरेन कंट्री में, तो दोनों है, इन इंडिया में या फॉरेन कंट्री के लोगों में भी आतंक फैलाना वो भी टेररिज्म ही है। ओके, इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री किस चीज से करेंगे आप, ए में लिखा हुआ है। क्या करने का ऊपर है, आपने जान लिया कि क्या करना है, आपको थ्रेटन करना है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, किसी भी चीज पे थ्रेटन करना है, या आपको टेरर स्ट्राइक करना है लोगों के दिमाग में, लोग किसी पीपल्स का जो सेक्शन है लोगों में आपको टेरर स्ट्राइक करना है। बाय यूजिंग, ए में लिखा हुआ है, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव्स, बाय यूजिंग एनीथिंग, ठीक है, आप इसको यही याद रखेंगे, बाय यूजिंग एनीथिंग। कुछ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये चीज आपको इस्तेमाल करना है। तो बाय यूजिंग के बाद आप लिख भी सकते हैं, आप ध्यान में रखेंगे एनीथिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि एनी मीन से किया जा सकता है, पिछले डेफिनेशन में था, इसमें भी बाय यूजिंग एनीथिंग। जैसे में कुछ लिखा हुआ है, बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव, कोई भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है, इनफ्लेमेबल, ये वो और ऑफ हजार्डस, फिर लिखा भी हुआ है, और बाय एनी अदर सब्सटेंस ऑफ हजार्डस नेचर, कोई भी अदर सब्सटेंस जो हजार्डस नेचर का हो, और बाय एनी अदर मींस, कोई भी अदर मींस से, ऑफ व्हाटएवर नेचर, कोई भी, जरूरी नहीं हजार्डस नेचर। अब जब यही लिखना था तो ऊपर वाला लिखने का भी जरूरत नहीं था, ऑफ व्हाटएवर नेचर, टू कॉज, लाइकली टू कॉज, चाहे वो कॉज करे या लाइकली टू कॉज, ये भी देखिए एक्सपेंड कर दिया, चाहे उससे हो जाए, मतलब आप धमाका किए, लोग मर जाए या लोग मर सकते थे, जरूरी नहीं है लोग मरे तो टेररिज्म हो गया और नहीं मरे तो नहीं हुआ। यहाँ पे धमाका हुआ किसी पब्लिक प्लेस पे, और लोग रहेंगे तो मर जाएंगे, तो मर गए तो टेररिज्म हुआ ही, नहीं मरे तो भी टेररिज्म है ना, और लोग रहते तो मर जाते, इसलिए लिखा हुआ है कि वो जिससे हो जाए या लाइकली टू कॉज, जिससे एक्चुअली कुछ रिजल्ट हो जाए या उससे वो रिजल्ट आ सकती थी, तो यही लिखा हुआ है, टू कॉज और लाइकली टू कॉज। A1 में क्या लिखा हुआ है, डेथ ऑफ इंजुरी टू एनी पर्सन और पर्सन, जैसे कि मैंने बताया किसी का डेथ हो जाए या डेथ हो सकता था, लाइकली टू, ओके, डेथ हो जाए या डेथ हो सकता था। दूसरा, लॉस ऑफ डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, डैमेज हो जाए या हो सकता था। डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, कोई एसेंशियल कम्युनिटी जो होते हैं उसका सप्लाई में आप बाधा डाल दे। डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, आप मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है उसमें आप क्या कर दे, क्षति पहुंचाए। बाय वे ऑफ प्रोडक्शन, स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी, क्वाइन, और ये किसी भी चीज करके आप स्मगलिंग करके काउंटरफिट करेंसी को सर्कुलेट करके, इस सब चीज करके आप क्या करें, मतलब जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको आप हैम्पर कर रहे हैं, उसको आप अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज कर रहे हैं। 5 में लिखा हुआ है, द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन ए फॉरेन कंट्री
used or intended to be used for the defense of India. आप डैमेज और डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं इंडिया में किसी प्रॉपर्टी पे या किसी फॉरेन कंट्री पे जो कि डिफेंस के पर्पज के लिए यूज होना था, डिफेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पज फॉर द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अदर पर्पज के लिए यूज होना था, या चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई एजेंसी हो, ठीक है। तो या तो डिफेंस के पर्पज के लिए यूज होना था या गवर्नमेंट के कोई अदर पर्पज के लिए यूज होना था, उसको आपने डैमेज या डिस्ट्रक्ट किया है, उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। ये क्या ए में, ठीक है। अब बी में देखिए, ए में अभी पढ़े थे कि कोई भी मीन्स का यूज करके ये करना। अब बी में लिखा हुआ है ओवरवेज। ओवरवेज का मतलब हमने कॉमन ऑब्जेक्ट परचेस में देखा, डिस्कस भी किया था कि ये सब एक तरह से किसी को आतंकित करने को कहते हैं, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक। आप क्रिमिनल फोर्स के यूज करके या अटेम्प्ट करके आप लोग आतंकित कर रहे हैं, लोगों को आतंकित कर रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं एक तरह से, और कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक, किसी पब्लिक फंक्शनरी का आप डेथ कर रहे हैं। पब्लिक फंक्शनरी जो होती है वो डिफाइन भी की हुई है एक्सप्लेनेशन ए में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ए में पब्लिक फंक्शनरी को डिफाइन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है और एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है वो पब्लिक फंक्शनरी है, या कोई भी अदर फंक्शनरी जिसको ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया है उसको पब्लिक फंक्शनरी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो पब्लिक फंक्शनरी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक जो अथॉरिटीज हैं वो पब्लिक फंक्शनरी है, या अदर अथॉरिटीज अदर फंक्शनरी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया गया है वो है पब्लिक फंक्शनरी। उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप डेथ कॉज कर रहे हैं। लिखा हुआ है ऊपर बी में अगर देखें तो कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक, या तो आप प्रयास कर रहे हैं या डेथ कॉज कर दे रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, टेररिज्म। ये सब होगा टेररिज्म का किया हुआ है, ये सब करना टेररिस्ट एक्ट करना कहलाता है। सी में लिखा हुआ है डिटेन कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंज्योर सच पर्सन, उसके बाद उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट, या कुछ भी कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को आप कंपेल कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को आप बाध्य कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे किसी फॉरेन गवर्नमेंट को, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी अदर पर्सन को टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। ये जो सी लिखा हुआ है, सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप कुछ करके बाध्य कर रहे हैं सरकार को या किसी पर्सन को कि ये करो या ये ना करो, ये करने कुछ काम करने के लिए या कुछ ना करने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं किसी को, ठीक है। ये है, इस एक्ट को क्या कहेंगे, टेररिस्ट एक्ट कहेंगे, टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट कहलाता है ये। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप समझ गए, ये समझ में आया। ए बी सी 3 पॉइंट था। ए में क्या था, ए में था किसी भी मींस का यूज करके किसी का डेथ फेथ कॉज कर देना, प्रॉपर्टी का क्षति कर देना, ये था ए में। बी में क्या था कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं किसी को आतंकित करने के लिए, या पब्लिक फंक्शनरी को आप डेथ कॉज कर दे रहे हैं, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को में जो है उसकी या कोई ऑफिशियल गैजेट से नोटिफाई किया गया उसकी डेथ कॉज कर दे रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। और सी में क्या है कि आप गवर्नमेंट को या किसी पर्सन को बाध्य कर रहे हैं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ये सब करना टेररिस्ट एक्ट कहलाता है। मतलब आतंकी, टेररिस्ट एक्ट का एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा सारिका? सर टेररिस्ट एक्ट को क्या कहेंगे हिंदी में? टेररिज्म को आतंकवाद कहते हैं, तो आतंकी कोई आतंकी एक्ट कहेंगे ना, आतंक, ठीक है, ठीक है। कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट कहा जाएगा कि टेररिस्ट एक्ट है। एक्सप्लेनेशन हो गया, ए में समझ गए आप। बी काउंटरफिट इंडियन करेंसी है, इसमें और कुछ नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि काउंटरफिट किसी चीज को नकली बनाना काउंटरफिट कहते हैं। अब इसका पनिशमेंट जो है ना वो पहले की तरह ही है, पहले जो पनिशमेंट्स लिखी गई थी वही सब पनिशमेंट, इसके भी पनिशमेंट उसी तरीके के हैं कि सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट किया हुआ है, सब सेक्शन 2 में। उबैद समझ में आ रहा है? उबैद अभी तक कोई दिक्कत हुआ क्या टेररिज्म का डेफिनेशन में? टेररिज्म का डेफिनेशन ओके, कोई दिक्कत होगा तो बताना। सारिका तुमको समझ में आया है अभी तक का डेफिनेशन टेररिज्म का, ऊपर के 3 पॉइंट? यस सर।
ओके ओके, ए बी सी 3 पॉइंट था। अब जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ए बी था, एक्सप्लेनेशन पब्लिक फंक्शनरी आप समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाला। बी में है काउंटरफिट, नकली बनाने को, करेंसी को डुप्लीकेट बनाने को काउंटरफिट करते हैं, वो बताया हुआ है। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट की बात की गई है। फिर वही जो पहले वाली सिंडिकेट वाली पनिशमेंट थी ना, उसी तरीके से ये भी चल रही है। लिखा हुआ है कि टेररिस्ट एक्ट करते समय अगर रिजल्ट किसी का डेथ हो जाता है तो क्या पनिशमेंट है, जैसे उसमें था डेथ लाइफ, यहाँ भी है डेथ लाइफ, मतलब आपको डेथ डेथ पनिशमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ओके, डेथ 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 होगा सेंटेंस, वो मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। अगर रिजल्ट डेथ हो जा रहा है तो, टेररिस्ट एक्ट का रिजल्ट किसी का डेथ हो जा रहा है तो। इन एनी अदर केस, वहां भी ऐसे ही लिखा हुआ था, एनी अदर केस इसमें है कम से कम 5 साल मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सबसेक्शन 3 पहले की तरह ही है, कंस्पायर्ड अबेटमेंट वाला। यहाँ भी प्रिपरेशन है, ये सब मैं अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम है, जो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में पढ़ा था सबसेक्शन, उसी तरह ये भी है। या वहां भी था कंस्पिरेसी अटेम्प्ट, ये सब था, यहाँ भी वही सब है। यहाँ भी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन यहाँ भी है। प्रिपरेटरी एक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए बगल में, सबसेक्शन 3 में प्रिपरेशन जो है, टेररिस्ट एक्ट करने का प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। Preparation to commit terrorist activity is also punishable under BNS under subsection 3। subsection 3 में punishable है, section 113 का subsection 3 में प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। ठीक है, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ। सबसेक्शन 4 में फिर वही है कि ऑर्गेनाइज करे या कॉज टू बी ऑर्गेनाइज एनी कैंप फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट एक्ट। देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग, टेररिस्ट एक्ट करने के लिए कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है या रिक्रूट कर रहा है, लोगों को रिक्रूट कर रहा है, मतलब भर्ती कर रहा है कि तो हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, ये भी पनिशेबल है। यदि का सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, तो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी सजा दी हुई है। सबसेक्शन 5 में ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी पर्सन हुई ए मेंबर, वहां भी था मेंबर बनना सिंडिकेट का, यहाँ भी है। सबसेक्शन 5 को भी आप डबल टिक कर लीजिए कि मेंबर ऑफ, ये सब प्रीलिम्स में पूछे जाने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन होगा कि टेररिस्ट ग्रुप का या टेररिस्ट जो ग्रुप होती है उसका मेंबर बनना पनिशेबल है तो कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना, तो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना भी, मतलब उसका बस मेंबर रहना भी पनिशेबल है। कोई कुछ करना वरना भी नहीं, बस मेंबर रहना भी पनिशेबल है सबसेक्शन 5 में, वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी गई है। ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने से भी। सबसेक्शन 6 में फिर वही है, वॉलंटरी हार्ड वर्क कंसील करने वाला है, जो उधर था ये पहले भी था। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम लाइफ प्रिजन। प्रोवाइजो में इसमें भी है कि स्पाउस एक्सक्लूडेड है। ठीक है, स्पाउस जो है एक्सक्लूडेड है, पत्नी पति, पत्नी का पति और पति का पत्नी। सबसेक्शन 7 में है whoever possessing, पोजेशन वाला है, प्रॉपर्टी वही पोजेस किया है जो कि उस एक्टिविटी से, टेररिस्ट एक्टिविटी से आई हुई है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी। लिखा हुआ है कि कोई ऑफिसर जो एसपी से रैंक का नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एसपी के रैंक का या उससे ऊपर, वो डिसाइड करेगा कि वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर द यूएपीए एक्ट। ठीक है, यूएपीए एक्ट जो है उसमें टेररिज्म डील होती है, तो यूएपीए एक्ट के अंडर केस रजिस्टर करना है या इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर करना है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये एक एसपी लेवल का ऑफिसर डिसाइड करेगा। सुपरिटेंडेंट लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल का ऑफिसर उससे नीचे नहीं हो सकता है, वो या उससे ऊपर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये सब इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का रैंक नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा कि यूएपीए में केस चलेगा, मतलब यूएपीए में केस रजिस्टर करना है या इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर करना है। ओके, समझ में आया ये प्रोविजन? ऋचा, सारिका, उबैद? हाँ सर, यस सर, समझ में आया। ओके, हो गया।
आईपीसी में कौन सा सेक्शन था इसका हार्ट का, किसको याद है? 323 319 319 से स्टार्ट था, हार्ट डिफाइन था, बाकी तो वहां से चल ही जा रहा है 19 20 21 22 23 सब हार्ट, वीकनेस हार्ट और अलग अलग तरह के सारे प्रोविजन उधर से हैं। चलिए तीन चीज मैंने लिखा हुआ है, बॉडली पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी। देखिए हार्ट, हार्ट जो है 114 114 114 बीएनएस 114 ऑफ बीएनएस या सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी हार्ट को डिफाइन करता है। और इसमें तीन टर्म आपको याद रखना है, बॉडली पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी। ये याद भी रखना है कि यही तीन शब्द है, यही तीन टर्म यूज होंगे। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि क्या 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 हर्ट होगा, तो ये तीनों रहेगा ऑप्शन में, एक चौथा रहेगा जो ऑड वन रहेगा, तो उसको रखना होगा इनमें से कौन नहीं है, या रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो मतलब ये तीनों शब्द आपको याद होने चाहिए, डिजीज, इन्फर्मिटी, बॉडली पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी, बॉडली पेन, ये तीनों से ही हर्ट हो सकते हैं। तो बॉडली पेन जो है वो क्या होती है, किसी भी तरह का पेन बॉडली पेन हो जाएगा, किसी भी तरह का, ये नहीं कह सकते हैं आप, एनी बॉडी पेन। बताओ रीचा, क्या ये मेंटल पेन भी आ जाएगा क्या? मेंटल पेन बॉडली पेन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा, तो फिजिकल पेन होना जरूरी है। हार्ट के लिए यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए मस्ट लिखेंगे, बॉडली पेन जो है, बॉडली पेन को भी मैं बता रहा हूँ, डिजीज तो आप सभी जानते ही हैं, बीमारी है। बॉडली पेन को मैं बता रहा हूँ, एनी बॉडली पेन, किसी भी तरह का बॉडी पेन जो है वो आ जाती है बॉडी पेन, मतलब आपको बॉडी पेन होनी चाहिए। आप मेंटल पेन नहीं आएगा, ये लिखा हुआ मेंटल पेन काट दिया हूँ, यानी मेंटल पेन नहीं आएगा। mental pain is not comes under the ambit of heart under section 319 या अब कहें तो 114 BNS। मेंटल पेन नहीं आता है इसमें। फिजिकल पेन जरूरी है, आपके बॉडी में पेन होनी चाहिए, फिजिकल पेन इज नेसेसरी, ठीक है? बिना फिजिकल पेन जो है उसके हार्ट नहीं होगा। अब ये बताइए, अच्छा इसमें जो होता है कितने देर के लिए पेन हो रहा है, ये सब लिख लीजिए, फिर डिग्री ऑफ पेन, कितना पेन हो रहा है, इरेलीवेंट। मैंने लिखा है ड्यूरेशन ऑफ पेन, कितने देर के लिए पेन हो रहा है वो इरेलीवेंट है, कितने देर के लिए पेन हो रहा है वो इरेलीवेंट है। हो सकती है कि पेन जो है आधे घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, 4 घंटे के लिए हो, ये नहीं क्लेम करना है कि इसको तो 1 घंटे आधे घंटे में इसका दर्द खत्म हो गया, मुझे क्यों प्रोसिक्यूट किया जा रहा है हार्ट कॉज करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पेन इरेलीवेंट, इरेलीवेंट से अच्छा इमटेरियल लिखना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पेन इमटेरियल मतलब फर्क नहीं पड़ता, कितने देर के लिए पेन हुआ वो इमटेरियल है, फर्क नहीं पड़ता। डिग्री ऑफ पेन मतलब पेन हुआ कितना, बहुत ज्यादा पेन हुआ, कम पेन हुआ, वो भी इमटेरियल है। हाउएवर हमने कल ही पढ़ा था कि जो एकदम इस तरह का आपके साथ हार्म हुआ है जो कि इग्नोरेबल है, जिसके लिए कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन कंप्लेन ना करे, उसको उसको जो होगा उसके लिए जो है एग्जाम्पशन दे दी जाती है एक्यूट पर्सन को। तो डिग्री ऑफ पेन इमटेरियल तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, आपको इस तरह का हॉट कॉज किया गया, इस तरह का आप पे असॉल्ट हुआ जिससे ना के बराबर पेन हुआ, कुछ पेन नहीं हुआ, तो वो हॉट नहीं करेगा, हॉट में नहीं कंस्टिट्यूट करेगा। तो डिग्री ऑफ पेन जो है इमटेरियल है फिर भी, यानी कि इस पे चर्चा नहीं होगी कि दर्द हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ, इस पे चर्चा नहीं होगी। डिग्री ऑफ पेन इमटेरियल है, ड्यूरेशन ऑफ पेन इमटेरियल है। ओके, मेंटल पेन नहीं आती है फिजिकल पेन में, फिजिकल पेन
फिजिकल पेन होनी चाहिए। बॉडली पेन का मतलब फिजिकल पेन होनी चाहिए, और फिजिकल पेन किसी भी तरह का हो सकता है, बॉडी पेन किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये बॉडी पेन हो गया। डिजीज क्या होता है सभी को पता है, डिजीज। अच्छा, किसी भी तरह में कोई भी आ जाएगा। मान लीजिए जैसे कि कोई फीमेल का बाल पकड़ के खींच रही है, ये भी हॉट होता है। होगा कि नहीं हॉट रिचा? सर स्लाइड हार्म है तो नहीं होगा, ट्रिवियल है तो नहीं होगा। नहीं, मान लो कि ट्रिवियल नहीं है, तुमने खूब मतलब बाल पकड़ पकड़ के लटक गई तू हाँ सर किसी का। बिल्कुल हर्ट है। हाँ, तो इस तरह के हॉट की हो कि नहीं स्कूल में? नहीं सर किसी सहेली का बाल पकड़ के नहीं लटकी हो? नहीं सर। तुम सारिका? यस सर। तुम इस तरह का हॉट कॉज की हो, ऐसे सहेली का बाल पकड़ के लटकी हो कभी? नहीं सर, कभी नहीं। यार तुम लोग कुछ नहीं किए हो कोई नहीं, कोई नहीं। ये भी हॉट हो जाएगा अगर मतलब वो एक्सक्लूड करके, जो कि बहुत ट्रिवियल हो, इतना ट्रिवियल कि कोई रीजनेबल प्रूडेंस का पर्सन कंप्लेन ही ना करे कि बस ऐसे बाल खींच दिए, उतना नहीं। लेकिन वो बाल पकड़ के भी खींचना जिससे हॉट कॉज हो, रियली उससे पेन, बॉडी पेन कॉज हो, तो वो भी कंस्टिट्यूट करेगा हॉट में। तो ये हॉट हो गया। डिजीज बीमारी होती है, आप किसी को बीमारी कॉज करे, किसी को कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो वो भी हॉट होती है। इन्फॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्मिटी का मतलब इन्फॉर्मिटी होती है किसी, आपने कई जगह टर्म पढ़ा होगा कि इन्फॉर्म है, फिजिकली इन्फॉर्म है। तो किसी ऑर्गन में इन्फॉर्मिटी आ सकती है, किसी भी ऑर्गन में इन्फॉर्मिटी आ सकती है। एक होता है इन्फॉर्मिटी इज काइंड ऑफ इनएबिलिटी, आपका कोई ऑर्गन जो है वो बेसिक फंक्शन ना कर पा रहा हो, नॉर्मल फंक्शन, बेसिक या नॉर्मल जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन जो है वो ना कर पा रहा है। हो सकता है वो टेम्पोररी नेचर का हो, जरूरी इन्फॉर्मिटी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हॉट पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली टेम्पोररी इन्फॉर्मिटी भी हॉट कॉज करेगी, टेम्पोररी इन्फॉर्मिटी भी हॉट कॉज करती है। तो किसी ऑर्गन का हम को इनेबल कर दे टेम्पोररी नेचर से भी, कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर पाए, ये भी हॉट हुआ। इनेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन या टू डू नॉर्मल फंक्शन, कोई ऑर्गन अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है, चोट लग गई, हाथ से बहुत सारे काम किए जाते हैं, बट मुझे किसी ने मार दिया जिसे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है 4 ही दिन ना लिख पाऊं, उसके बाद मेरा हाथ ठीक हो जाए, लिख लूं, लेकिन ये भी हॉट कॉज हुआ। ओके, किसी ने मार दिया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ सही से, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर चलने लगूंगा, 5-6 दिन में ठीक हो गया, चलने लगूंगा, तो भी ये हॉट कॉज हुआ। ओके, तो इन्फॉर्मिटी जो है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, चाहे वो टेम्पोररी नेचर का ही क्यों ना हो, परमानेंट नेचर से भी परमानेंट इन्फॉर्मिटी कॉज की जाती है, लेकिन वो सब तो ग्रीवियस हॉट में चला जाएगा, तो वो इन्फॉर्मिटी होती है। आइए सेक्शन देख लेते हैं एक बार। Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hot। जो भी पर्सन कॉज करे बॉडली पेन समझ गए, डिजीज मतलब बीमारी कॉज करे, बीमारी किसी को फैला दे करे, और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन, किसी को इन्फॉर्मिटी कॉज कर दे, मतलब उसको उसके इस तरह का डैमेज कॉज करे कि अपना उसका कोई ऑर्गन जो है नॉर्मल फंक्शन ना काम कर पा रहा हो, चाहे वो टेम्पोररी क्यों ना हो, तो वो जो हो जाएगा हॉट कॉज कहलाएगा, हॉट कॉज। अब जो है 116 में जो है वो ग्रीवियस हॉट डिफाइन है, ग्रीवियस हॉट 116, 114 था, ये 114 था। ग्रीवियस हॉट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स तो सबका इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स रख लेना होता है ये सब, क्योंकि पूछे जाते थे ये हॉट कहाँ है। 319 से लेकर के 327-28 तक के सारे जो सेक्शन है ना, वहां तक का वो इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 116 बीएनएस या 320 आईपीसी ग्रीवियस हट, 116 बीएनएस या 320 आईपीसी में ग्रीवियस हट है, इसमें ग्रीवियस लगा देते हैं। ग्रीवियस हट के बारे में डील कर रहा है। क्या होता है ग्रीवियस हट?
अच्छा, ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन में कुछ बदलाव किया गया है क्या? किसी को पता है कुछ बदलाव किया गया है ग्रीवियस हर्ट का प्रोविजन में? सर मुझे इसे पर्टिकुलर याद नहीं है, बट वो शायद पहले 20 डेज का होता था बॉडी पेन का, अभी 15 कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, तो यही तो, ये तो बदलाव हुआ ना इम्पोर्टेंट, और ये पूछा भी जाएगा एग्जाम्स में, क्योंकि जी सर। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ 20 से 15 करना। चलिए देखते हैं, बैरक देखिए इसका। द फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट टू अनदर ऑन फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस, नेमली, इन तरह के जो हर्ट होते हैं वो ग्रीवियस हर्ट होते हैं, लिस्ट दिया हुआ है। इन तरह के हर्ट जो है वो ग्रीवियस हर्ट होते हैं, वो लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जो होता है, मान लीजिए किसी मेल को किसी मेल पर्सन को जो मैस्कुलिन विगर होती है उससे डिप्राइव कर दिया जाए, किसी मेल को इम्पोर्टेंट कर दिया जाए, तो ये इमैस्कुलेशन करना हुआ। ये इमैस्कुलेशन मतलब मैस्कुलिन विगर ही आप उसका छीन कर दे रहे हैं, उससे डिप्राइव कर दे रहे हैं उसको, जिसको इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं, तो उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो इमैस्कुलेशन बस मेल के लिए लिखा हुआ है, इमैस्कुलेशन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट मेल। तो ये ग्रीवियस हर्ट होता है, इमैस्कुलेशन करना इज अ ग्रीवियस हर्ट। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ द आई, प्राइवेशन का मतलब एक तरह से डिप्राइव करना ही होता है, मतलब किसी के आई साइट से, आंखों की जो साइट है, मतलब उसकी जो देखने की क्षमता है, उससे आप डिप्राइव करते हैं, किसी के आंखों की देखने की क्षमता से डिप्राइव कर देना ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, हर्ट नहीं। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, कानों के सुनने की क्षमता से आप किसी को डिप्राइव कर दे, प्राइवेशन का मतलब डिप्राइव कर देना, उससे उसको छीन कर देना, वंचित कर देना। कानों का सुनने की क्षमता से डिप्राइव करना ग्रीवियस हर्ट हुआ। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, किसी मेंबर, ह्यूमन बॉडी पार्ट का मेंबर, जैसे हाथ ही हो गया, लेग ही हो गया, उससे किसी को डिप्राइव कर देना, उससे किसी को हर्ट रिमूव कर देना। और ज्वाइंट, कोई ज्वाइंट बॉडी में ज्वाइंट होते हैं ना, जहां बोन्स ज्वाइंट होते हैं, उससे मान लीजिए किसी का पैर आपने रिमूव कर दिया, हाथ रिमूव कर दिया, तो ये ग्रीवियस हर्ट हुआ, आपने उसके मेंबर को रिमूव कर दिया। प्राइवेशन यानी डिप्राइव कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये जो होगी ये भी ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगी। हाथ हटा देना, लेग हटा देना, ज्वाइंट को आप डिप्राइव कर दे, उसको रिमूव कर दे, ये सब क्या हो गया, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, अब वही मेंबर या ज्वाइंट का मान लीजिए रिमूव नहीं किए, पूरा हटाए नहीं, लेकिन उसके पावर को आपने छीन कर दिया। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग मतलब खराब कर दिया, आपने इतना मारा कि हाथ से कुछ काम ही नहीं हो सकता है, आपने पूरी की पूरी तरह से हाथ बर्बाद कर दी या इंपेयर कर दी ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर। एग्जांपल हाथ ही मान लीजिए, हाथ पे इतना मारा गया कि अब हाथ से कुछ नहीं हो सकता है, वो ठीक नहीं होगा हाथ, अब हाथ से कोई काम ही नहीं होगा, ये भी ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ। और हाथ को पूरा पूरा हटा देना किसी का, वो भी ग्रीवियस हर्ट हुआ। तो इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है डिसफिगरेशन। अच्छा, उसके बाद है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, मतलब हेड और फेस लिखा हुआ है, सर का या फेस का आप डिसफिगर कर दे, वो भी परमानेंट नेचर का। मान लीजिए किसी का मान लीजिए नाक काट दिया किसी ने, तो वो डिसफिगर हो गया ना, फेस पूरा फेस डिसफिगर हो गया। लक्ष्मण ने क्या किया था, सिर्फ का फेस डिसफिगर कर दिया था। ओके, किसी का फेस पे ऐसी मार्क दे दी जाए जो कि छूटे ही ना, किसी का फेस पे ऐसी मार्क दे दी जाए, इंजुरी कॉज की जाए, तो वो कभी ठीक ना हो, मार्क हमेशा रहेगा, तो आपने एक तरह से डिसफिगर किया फेस को, वो परमानेंट नेचर का, ये भी ग्रीवियस हर्ट होगी। तो वही डिसफिगर होता है, मतलब खराब कर देना, डिसफिगर कहते हैं खराब कर देना, आपने उसका हुलिया मतलब हमेशा के लिए खराब कर दिया। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टूथ, दांत का या बोन का फ्रैक्चर कर देना, या डिसलोकेट मतलब उसको ये डिसलोकेट कर दिया, आपने हटा दिया, लोकेशन से हटाने को डिसलोकेशन कहते हैं। तो फ्रैक्चर कर देना या डिसलोकेट करना बोन एंड टूथ ग्रीवियस हर्ट। या अदर हर्ट, कोई भी हर्ट अदर जो कि लाइफ को इंडेंजर करे, मतलब जीवन को खतरे में ला दे, और विच कजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडली पेन, आपको जो विक्टिम है वो 15 दिन तक सीवियर बॉडली पेन में रहे, और लगा हुआ है, हो सकता है ये ना हो, लेकिन मतलब आपको लाइफ को इंडेंजर भी ना किया गया हो, लेकिन अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स, अपना ऑर्डिनरी परसूट फॉलो करने में वो अनेबल हो, मतलब अपना जो दिनचर्या का काम होता है वो ना कर पा रहा हो उस इंजुरी की वजह से। इसमें इस तरह के कोर्ट्स ने कई बार क्लैरिफाई किया हुआ है, ये
बस हॉस्पिटलाइज हो जाना, जैसे 20 दिन था ना पहले, तो बस 20 दिन 25 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाना ये काफी नहीं है ग्रीवियस हॉर्ट के लिए। ये जरूरी है कि आप जो ऑर्डिनरी परसूट नहीं कर पा रहे हो, कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये बस कोई चोट लगी और आप हॉस्पिटलाइज हो गए 25 दिन तक के लिए ग्रीवियस हॉर्ट का केस करने के लिए, ये ग्रीवियस हॉर्ट का ऑफेंस नहीं कंस्टिट्यूट करेगी। ये आपको साबित करना होगा कि आप आप 15 दिन आप या पहले 20 दिन तक आप अपना ऑर्डिनरी परसूट कैरी ऑन नहीं कर पा रहे थे, तब जाकर ग्रीवियस हॉर्ट होती है। ठीक है, तो 116 हो गया, 126 निकालिए आप लोग। 126 क्या टाइम हो रहा है 4:49 हो रहा है क्या? जी सर। हाँ, चलिए, क्या है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, क्या है बताओ रिचा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में क्या समझती हो? सर किसी ने किसी का रास्ता रोक लिया, हम्म रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। और कन्फाइनमेंट? कन्फाइनमेंट की वो किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं 126, देखिए बैरक निकालिए। हाँ, उसमें बहुत ही आसान है सब, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट, ये सब तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। चलिए, क्या था सेक्शन, आईपीसी में क्या सेक्शन था, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का सेक्शन? 126 बीएनएस में, 339 आईपीसी में, 339 आईपीसी में। इसमें लिखा हुआ है whoever voluntary obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। जानबूझकर किसी का रास्ता रोक लेना, जानबूझकर, वॉलंटरी बोलता है जानबूझकर, वॉलंटरी का मतलब जानबूझकर, obstruct any person किसी को रोक लेना, so as to prevent that person from proceeding in any direction, ताकि वो किसी खास डायरेक्शन में प्रोसीड ना हो पाए, किसी खास डायरेक्शन में वो प्रोसीड ना हो पाए, इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, जिस डायरेक्शन में प्रोसीड होने के पास उसका अधिकार था। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्रोसीड होने का अधिकार नहीं है ना, किसी की प्रॉपर्टी में मैं चले जाऊं वो रोक लेगा ना, क्योंकि इन दैट डायरेक्शन, इन दैट थ्रू दैट लैंड आई हैव नो राइट टू प्रोसीड। इसलिए लिखा हुआ है इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, जिस रास्ते पर प्रोसीड करने का उसका राइट था उस पे जाने से उसको रोक लिया गया। इससे wrongfully to restrain that person कहा जाएगा, उसको restrain कर दिया गया। इतना ही लिखा हुआ है, किसी को किसी वे में जाने से, किसी खास डायरेक्शन में जाने से रोक लिया जाए जिस डायरेक्शन में जाने का उसके पास अधिकार था, इसी को wrongful restraint कहते हैं। एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a right to obstruct is not ऑफेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस। ये बात मैंने बता दी कि किसी प्राइवेट वे पे लैंड, किसी प्राइवेट वे, चाहे वो लैंड हो या वाटर हो, उस पे कोई रोक रहा है, जो रोकने वाला है उसको लग रहा है गुड फेथ में कि नहीं इस पे मेरा अकेला का अधिकार है, इस पे मैं नहीं जाने दे सकता हूं, तो ये जो होगा वो रॉन्गफुल स्टेंट नहीं कंस्टिट्यूट करेगा। हम लोग उसमें भी पढ़ लेते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे डिफरेंस देखेंगे। इसका जो इलस्ट्रेशन है बहुत ही आसान है, ऑब्स्ट्रक्ट ए पाथ अलोंग व्हिच जेड हैज राइट टू पास, राइट टू पास था उसको रोक लिया, हो गया रॉन्गफुल स्टेंट। सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट दिया हुआ है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने तक की सजा हो सकती है, या 5,000 रुपए तक की फाइन। आइए देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 127। 339 था, 339 आईपीसी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, 340 जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, 126 और 127। इसमें क्या लिखा हुआ है, whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond circumscribing limit is said to wrongfully। यहां भी कर रहा है कि रोक लिया जा रहा है, लेकिन कहां से आगे बढ़ने के लिए, एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बाहर। मान लीजिए कोई घेरा है, एक घेरा है, इसके बाहर
किसी भी तरह का सर्कल ही घेरा नहीं हो सकता है, किसी भी तरह का, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, ठीक है। किसी भी तरह का घेरा में मतलब सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, एक आपको एक कहने का मतलब आपकी एक सर्कमस्क्राइबिंग घेरा में रोकने का मतलब आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कि इधर नहीं जा रहे हैं तो इधर निकल सकते हैं, तो इस तरह से रोकना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसने किसने मैथ पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा है सर। ओके, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसे बनेगा ट्रेपेजियम? सर 2 parallel lines and 2 non-parallel lines. ये हुआ कि नहीं ट्रेपेजियम? Yes. और रोम्बस कैसे बनेगा रोम्बस? सर डायमंड शेप में। डायमंड शेप में, ऐसा है? Yes. और ये रोम्बस है कि नहीं है? ये रोम्बस है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रोम्बस है। और ये तो स्क्वायर हो गया, तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर दिख रहा है? सर स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड रोम्बस में पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, और कोई डिफरेंस दिख रहा है? और 90 डिग्री का एंगल होता है ना स्क्वायर में, हाँ, जॉइंट्स पे, रोम्बस में नहीं होता। तो तुम्हारे का मतलब, तुम्हारे करने का मतलब जो होगा, ये भी रोम्बस हो जाएगा। नहीं सर, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। हाँ चलो, बढ़िया बढ़िया, इसलिए मैंने ये पिक्चर बनाया ताकि तुम्हें जाना, क्योंकि तुमने बोल दिया था ऑल साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सर बहुत इसलिए दिन मैंने हो गया सर, ऑपोजिट, भूल गई थी। इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था। जैसे इसका डिफरेंसेस देख लिया जाए, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं इसमें, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? जैसा कि एक तो हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं पढ़ा, अभी डेफिनेशन था उसी में था, इसमें क्या किया जाता है? प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच पर्सन, या यहाँ विक्टिम कहेंगे, विक्टिम हैज राइट टू प्रोसीड। हम प्रिवेंट कर रहे हैं किसी को प्रोसीड करने के लिए किसी खास डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विक्टिम का राइट है प्रोसीड होने का, उस डायरेक्शन में विक्टिम का राइट है प्रोसीड होने का, उसमें हम प्रोसीड करने से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या था, अभी डिफिनेशन पढ़े, इसमें क्या किया जाता है? पर्सन को किसके लिमिट में रखा जाता है? विद इन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। यहाँ पे किसी भी आप एक लिमिट के अंदर किसी को घेर दिया जाता है, किसी कमरे में बंद कर दिया गया, किसी के ऑफिस में बंद कर दिया गया, किसी बिल्डिंग में ही बंद कर दिया, किसी बिल्डिंग में ही बंद कर दिया गया, इस तरह की चीजें जब की जाती हैं तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस हो जाएगा सारिका? ये कौन ज्यादा सीरियस ऑफेंस है? विच इज मोर सीरियस ऑफेंस? सर सेकेंड वाला रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मोर सीरियस, लेसर सीरियस। जब भी मोर और लेसर की बात होती है तो कंपैरेटिवली होती है, तो हम कंपैरिजन में ही तो बता रहे हैं। ऐसे मोर सीरियस करना का मतलब क्या, कितना सीरियस, किससे ज्यादा सीरियस, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ मोर लेस का मतलब ये मोर देन दिस है, ये लेस देन दिस है, ओके। तो कंपैरिजन जब लिखा जाता है तब ये मोर लेसर की बात की जाती है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज अ लेसर सीरियस क्राइम देन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और क्या हो जाएगा?
इसमें जो होती है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, इसमें पार्शियल कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी होती है, इसमें जो होती है टोटल कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी होती है। लिबर्टी का इसमें टोटली कर्टेल कर दिया जाता है, मतलब टोटली स्नैच कर लिया जाता है, टोटली डिप्राइव कर दिया जाता है लिबर्टी से, ठीक है। और ये जो है पार्शियल है, पार्शियल मतलब अधूरा, हम इधर जाने से रोक रहे हैं लेकिन आप इधर जा सकते हैं ना, हम आगे बढ़ने से रोक रहे हैं कि नहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है, लेकिन वो वापस तो जा सकता है ना, इधर उधर कहीं जा सकता है, बगल में नदी है तो उसमें कूद सकता है ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल कर्टेलमेंट, ये हो गया टोटल कर्टेलमेंट ऑफ वंस लिबर्टी, ठीक है। एक और डिफरेंस हो सकता है, वो है कि wrongful confinement जो होता है, wrongful restraint है, every wrongful restraint is not wrongful confinement। WR से wrongful restraint है, WC से wrongful confinement है। इसमें लिख सकते हैं every क्या विजिबल है कि नहीं अभी? यस सर। ओके ओके। every wrongful confinement is not wrongful restraint। ये ऊपर वाला देखिए, ये लिखा हूं एवरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज नॉट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो होता है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और ये नहीं है, क्योंकि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो एक ही डायरेक्शन से है, उसमें तो कुछ चीज ऐड ऑन किया जाएगा कि हर डायरेक्शन से रोक दिया जाता है, तब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनेगा। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में शामिल होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बड़ा कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी है ना, तो रॉन्गफुल हर रॉन्गफुल कर्टेलमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट शामिल है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो वही कन्फाइनमेंट बन जा रहा है ना। दैट्स व्हाई ये कहा जा सकता है कि एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये इज नॉट इसमें लिख दिया हूं क्या, इज है, ठीक है। एवरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। हर तरह का जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है उसमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट भी होता है, इज अ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, लेकिन इसमें नॉट लिखा हूं एवरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज नॉट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे एक नंबर में बिठा करके तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, wrongful restraint ठीक है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अगर ऑल डायरेक्शन में कर दिया जाए तो वही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाता है ना। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ही अगर सारे डायरेक्शंस में कर दिया जाए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट प्लस लिखा हो इन ऑल डायरेक्शंस, तो बन गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इफ द रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज इन ऑल डायरेक्शंस देन इट बिकम्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसीलिए कहा जा रहा है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट प्लस समथिंग रहेगा तब बनेगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है बना। तो इसको समझाने के लिए बस मैंने ये लिखा हुआ है 4 नंबर पॉइंट को। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस लिखा गया है कि एवरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज नॉट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, लेकिन हर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कहीं ना कहीं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता ही है, और वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हर डायरेक्शन से होता है। समझ में आई इतनी बातें? ये कौन से सेक्शन हो गई? 127 भी हो गई। अब है 128 भी देख लिया जाए। कितना टाइम हो गया रीचा? सर 5 बज गया। 128, 9, 10, 9। एक काम किया जाएगा किसी और दिन में आधे घंटे का, अभी आधे घंटे और लगेंगे तो सर कल कर लेते हैं। हाँ कल कर लिया जाएगा, इस यहीं तक रहने दिया जाए अभी।